सुप्रीम मेडिसिन गॉड सिस्टम। अध्याय 21। लगभग 12 बजे बार में लोगों की भीड़ चरम पर थी और संगीत अपने चरम पर पहुंच गया था। डांस फ्लोर पर लोग अपने शरीर को घुमा रहे थे और रंग बिरंगी रोशनियां लगातार टिमटिमा रही थीं। शराब के साथ ऐसा लग रहा था जैसे लोग अपनी सारी परेशानियां भूल गए हों। वांग युदाओ के आने के बाद से यह उन्माद थमा नहीं था। जो लोग नाचते नाचते थक गए थे वे स्वाभाविक रूप से पीने और बातें करने के लिए एक तरफ बैठ गए, और जो लोग पहले से पी रहे थे और बातें कर रहे थे वे भी नाचने लगे। लोग अभी भी प्रवेश द्वार पर लगातार आ रहे थे। जाहिर है बार का कारोबार फल फूल रहा था। वांग युदाओ ने गहरी सांस ली। उसके बगल में बैठी जियाओ होंग अभी भी किसी छोटी मधुमक्खी की तरह बुदबुदा रही थी। उसकी दोनों गोरी बाहें उसके हाथ को कसकर पकड़े हुए थीं, लगातार उसकी छाती से रगड़ रही थीं। उसका सिर हिल रहा था। जाहिर है वह पहले से ही नशे में थी। बेशक सामान्य परिस्थितियों में इस तरह की परिचारिका नशे में नहीं होती, लेकिन क्योंकि वांग युदाओ को ली हू लाया था और जियाओ होंग ने उससे ज्यादा पी ली थी, इस समय वांग युदाओ ने अनजाने में अपना सिर घुमा लिया, लेकिन इससे वह तुरंत ठिठक गया। और जब उसने उस व्यक्ति को फिर से देखा तो उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। ज़ेंग किन, उसकी नज़र में ये वास्तव में वह महिला थी जिसने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। सच कहूं तो पिछली बार ज़ेंग किन की वजह से वांग युदाओ की जान लगभग चली गई थी। वांग युदाओ के दिल में हमेशा इस महिला के लिए नाराज़गी रही थी, क्योंकि यही वह महिला थी जिसने उसे छोड़ दिया था और किसी और आदमी की तलाश में चली गई थी। अब जब ज़ेंग किन यहाँ दिखाई दिया है तो वह आदमी भी यहीं होगा। जैसे ही वह ज़ेंग किन को देखने में व्यस्त हुआ, उसने देखा कि ज़ेंग किन के बगल में एक जिगोलो जैसी आकृति उसकी नज़रों से ओझल हो गई। जैसा कि उम्मीद थी वे दोनों बहुत अंतरंग लग रहे थे और उन्होंने समय समय पर एक दूसरे को छुआ भी। वांग युदाओ ने अपने दांत पीस लिए। हालांकि वह साफ साफ देख नहीं पा रहा था, फिर भी शरीर के आकार के मामले में यह व्यक्ति उससे कैसे तुलना कर सकता था। क्या वह बस थोड़ा सा पीला नहीं था? लेकिन जैसे ही वांग युदाओ का गुस्सा भड़क रहा था, जिगोलो ने अचानक अपना सिर घुमाया और इस तथाकथित जिगोलो का रूप देखकर उसका पूरा शरीर स्तब्ध रह गया। उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति उमड़ पड़ी। काफी देर बाद उसने एक गाली दी, अरे ये तो ठीक है। क्या यह अस्पताल वाली वही ठंडी महिला डॉक्टर नहीं थी? क्या हुआ? ली हू, जो उसके बगल में जियाओजी के साथ खेल रहा था, ये सुनकर उसकी तरफ देखने लगा। वांग युदाओ ने अपने दिल के गुस्से को दबा लिया। उसके चेहरे पर मुस्कान और किसी और चीज का एक अजीब मिश्रण था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर पास ही खड़े दो लोगों की ओर इशारा करते हुए लीहू से पूछा, भाई ली, क्या तुम मुझे ये देखने में मदद कर सकते हो कि वे दोनों औरतें वहां क्या कर रही हैं? लीहू ने ओह की आवाज़ निकाली और वांग युदाओ की उंगली का पीछा करते हुए उसकी तरफ देखा, फिर कहा, ओह लेस्बियन, मुझे याद है, मैंने उन्हें पहले भी देखा है। क्या हुआ भाई वांग, क्या तुम्हें उन दोनों में दिलचस्पी है? तुम्हारी बहन में दिलचस्पी? मेरी गर्लफ्रेंड को तो एक यौन रूप से उदासीन लेस्बियन ने छीन लिया। ये क्या है? लानत है, लंड वाला आदमी उस टपकते चम्मच जितना भी अच्छा नहीं होता। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वांग युदाओ के चेहरे पर अजीब भाव देखकर लीहू ने अजीब तरह से पूछा, क्या हुआ भाई वांग, क्या तुम उन्हें जानते हो? वांग युदाओ ने गहरी सांस ली। वह थोड़ा हैरान हुआ। पता है, वह और ज़ेंग किन 1-2 दिन से ज्यादा समय से डेट कर रहे थे। ज़ेंग किन की यौन प्रवृत्ति के बारे में उसे सब कुछ साफ था, लेकिन अब ज़ेंग किन को एक औरत के साथ प्यार में डूबा देखकर वांग युदाओ सचमुच समझ नहीं पाया। और जब वह महिला डॉक्टर अस्पताल में थी तो उसे लगा कि यह व्यक्ति अपेक्षाकृत उदासीन है और उसके बोलने के लहजे से हजारों मील दूर लोगों को ठुकराने का भाव झलक रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह समलैंगिक होगी। हालांकि उस महिला डॉक्टर को देखकर उसकी तनख्वाह कम नहीं होनी चाहिए और ज़ेंग किन उसके साथ रहते हुए गरीब होने से डरती थी। अनुमान है कि इस महिला डॉक्टर ने ज़ेंग किन को काफ़ी भौतिक सुरक्षा भी दी थी। डांस फ्लोर पर ज़ेंग किन और वह महिला डॉक्टर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले इधर उधर झूमते हुए नाच रहे थे। उस रूप को देखकर कौन सोच सकता था कि वह महिला दिन में ठंडी डॉक्टर थी। दरअसल इस तरह की स्थिति बहुत आम है। इस बार में 2 पुरुष और 2 महिलाएं होना कोई असामान्य बात नहीं है। लीहू ने देखा कि वांग युदाओ बोल नहीं रहा था। उसने वांग युदाओ के लिए एक गिलास वाइन डाली और फिर मुस्कुराते हुए कहा। वांग युदाओ ने सिर हिलाया, स्वाभाविक रूप से जानते हुए कि लीहू ने जो कहा वह सच था, लेकिन अगर ऐसा किसी और के साथ होता तो वह बस उत्साह देखता या हंस देता। लेकिन अब जब यह उसके साथ हुआ तो वांग युदाओ को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। पहले वह अभी भी पलटवार करने और उस कुतिया ज़ेंग किन को ढूंढने के बारे में सोच रहा था, ये देखने के लिए कि जिस आदमी को वह ढूंढ रही थी उसके 3 सिर और 6 हाथ हैं या नहीं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह किसी पुरुष को नहीं बल्कि एक महिला को ढूंढ रही थी। लेकिन इस तरह वांग युदाओ और भी ज्यादा नाराज हो गया। एक पुरुष से हारना ठीक है, लेकिन अब वह वास्तव में एक महिला से हार गया। नहीं,
उसे स्थिति को वापस पाने का कोई रास्ता सोचना था, वरना भविष्य में वह अपना चेहरा कहाँ दिखाएगा। यह उसके जीवन पर एक बड़ा दाग होगा। वांग युदाओ ने ऐसा सोचा। जैसे ही वह उन दोनों को नाचते हुए देख रहा था, उसने देखा कि ज़ेंग और उस महिला डॉक्टर के बगल में कई लोग उनके पास आने लगे। ज़ेंग का रूप रंग तो देखने लायक है, हालांकि उसे बहुत सुंदर नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज के ज़माने में अगर कोई महिला सज धज कर तैयार होती है तो वह निश्चित रूप से सुंदर होती है। आखिर कहावत तो है ही कि कोई बदसूरत औरत नहीं होती, बस आलसी औरतें होती हैं। और यह महिला डॉक्टर और भी अच्छी लग रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने भी थोड़ा सा मेकअप किया हुआ है। एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले नाचती इन दोनों महिलाओं का दृश्य प्रभाव एक पुरुष और एक महिला की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ लोग केंद्र के करीब आने लगे हैं। वांग युदाओ का दिल बैठ गया, लेकिन उसने राहत की सांस ली। धिक्कार है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे छोड़ दो, देखते हैं यह महिला तुम्हारी रक्षा कर पाती है या नहीं। लेकिन यह महिला डॉक्टर, मैं पिछली बार इसका नाम पूछना भूल गया था। वो बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन वो समलैंगिक है। अगर ये सच में काम नहीं करता तो मैं उसकी यौन प्रवृत्ति बदलने का कोई तरीका सोचूंगी। क्या ये उनसे बदला लेना नहीं माना जाएगा? वांग युदाओ सोचते हुए बीच बीच में सिर हिलाता रहा। चलो कुछ खाते हैं। शेन यू ने ज़ेंग को थपथपाया। वो बहुत देर से नाच रही थी और नाचते नाचते थोड़ी थक गई थी। और इस माहौल में नाचना थोड़ा मुश्किल था। वो साफ सफाई का ध्यान रखती थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये माहौल बहुत पसंद भी था। बेशक अगर कोई उन पर झपटने लगे तो वो सचमुच जिंदगी की किस्मत दिखाने लगेगी। ज़ेंग ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। जैसे ही वे दोनों जाने वाले थे, उन्होंने देखा कि कई आदमी नाच रहे हैं और उन्हें घेर रहे हैं। उनके शरीर अनायास ही हिल रहे थे। हाय सुंदरियों, चलो साथ नाचते हैं। वह आदमी भी बूढ़ा था, मुंह में सुपारी चबा रहा था, उसके बाल पीले रंग में रंगे हुए थे। वह शेन यू और ज़ेंग को देखकर भौहें सिकोड़ रहा था और अपना शरीर हिला रहा था। उसके पीछे खड़े लोग भी सीधे उनके पास आए और नाचते हुए दोनों को घेर लिया। जाहिर है वे उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे। संगीत अभी भी बहुत तेज था और आसपास नाच रहे लोग अभी भी नाच रहे थे। इस कोने में जो कुछ भी हो रहा था वह लोगों का ध्यान बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर रहा था। चले जाओ, हम नाच नहीं रहे हैं। शेन यू ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, अपने शरीर से रगड़ रहे व्यक्ति को घृणा से देखा। उसके बगल में बैठा ज़ेंग भी नाराज लग रहा था और उसने शेन यू को बाहर खींच लिया। अरे इतनी जल्दी क्या है, चलो साथ खेलते हैं। तुम दोनों को पहले खेलने में मज़ा नहीं आता था, चलो साथ खेलते हैं। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके हाव भाव हल्के से इशारों में थे और उसने दोनों का बाहर जाने का रास्ता रोक दिया। ठीक है, चलो साथ खेलते हैं। दो औरतों में क्या मज़ा है, तुम सच में मर्दों के फायदे नहीं समझती। पीछे पीछे आने वाले लोग भी खिलवाड़ करने लगे। चले जाओ। शेन यू का चेहरा और भी उदास हो गया। सामने वाले को देखते हुए उसने अपना पैर उठाया और दूसरे को लात मारी। वांग युदाओ को शौचालय की ओर जाते देख ली हूँ पूरी तरह से हैरान रह गया। वांग युदाओ की आंखों में देखकर जब उसने अभी अभी उन दोनों को देखा था तो वह उन्हें साफ पहचान रहा था, लेकिन जब वह उन्हें जानता था तो उसने तुरंत मदद के लिए आगे क्यों नहीं आया। ली हू असमंजस में पड़ गया। ज़ेंग और शेन युए के बीच शेन युए ही साफ तौर पर जिम्मेदार थी। उसने भौहें चढ़ाई, समूह को देखा, जाना चाहती थी लेकिन रुकी हुई थी, इसलिए वह ज़ेंग को सिर्फ एक हाथ से बचा पा रही थी। ओह, ये तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग युदाओ ने आश्चर्य से शेन युए को देखा, अपना सिर खुजाते हुए मानो उसे शेन युए का नाम याद ही ना आ रहा हो। जाहिर है उसे ये भी नहीं पता था कि इस महिला डॉक्टर को क्या कहते हैं। इस समय ज़ेंग शेन युए की सुरक्षा में वांग युदाओ की ओर पीट करके खड़ी थी और उसने किसी को आते हुए भी नहीं देखा। किसी जाने पहचाने चेहरे की तो बात ही छोड़ दीजिए। बार में संगीत पहले से ही काफ़ी तेज था और अब अचानक दूर से किसी ने बात की। शेन युए को भी साफ सुनाई नहीं दिया। इतने सारे लोगों के आसपास होने के बावजूद कौन जानता था कि वे किससे बात कर रहे हैं। लेकिन जब वांग युदाओ 2 कदम आगे बढ़ा तो उसने उसे तुरंत पहचान लिया। क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो नदी में कूदकर मौत को गले लगाना चाहता था? हाँ, उसके हुनर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। उसने वांग युदाओ की तरफ सिर हिलाया और मन ही मन सोचा कि वह थोड़ी देर में मदद कर सकता है। उसके बगल में खड़े ज़ेंग ने भी शेन युए की स्थिति देखी और तुरंत पीछे मुड़कर देखा। और जब उसने उस व्यक्ति का चेहरा देखा तो उसके चेहरे के भाव तुरंत फीके पड़ गए। उसकी झुंझलाहट का असली भाव और भी सख्त हो गया। शायद अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचकर ज़ेंग की शर्मिंदगी और झुंझलाहट एक हो गई और वह खास तौर पर हास्यास्पद लग रही थी। वांग युदाओ भी तुरंत स्तब्ध रह गया, फिर आश्चर्य से भरे चेहरे से ज़ेंग को देखा। उसके चेहरे पर तुरंत गुस्से का भाव आ गया। फिर उसने ज़ेंग की तरफ देखा, फिर शेन यू की तरफ, और तभी उसने गहरी सांस ली और बिना कुछ बोले वहीं खड़ा रहा। अगर किसी को पता न चले तो वह सचमुच यही सोचेगा कि उसने ज़ेंग को देख लिया है।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज़ेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर तुरंत होश में आ गई। हालांकि उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव फीका पड़ गया था, फिर भी वह साफ दिखाई दे रहा था। वांग युदाओ का यहाँ आना उसकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? ज़ेंग की बात सुनकर वांग युदाओ तुरंत नाराज हो गई। उसे नीचा देख रही थी। ज़ेंग ने मुंह खोला, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, ये शब्द आखिरकार अनकहे ही रह गए। आखिरकार दोनों का अब कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी वह बहुत उत्सुक थी। ये बार अपेक्षाकृत महंगा माना जाता था और दाम भी आम बार से ज्यादा थे। वांग युदाओ कैसी इंसान थी? जब वह पहले वांग युदाओ के साथ थी तब भी वे ऐसी जगह कभी नहीं गए थे। यहाँ तक कि जब वांग युदाओ को तनख्वाह मिलती थी तब भी वे बाहर कुछ स्वादिष्ट खाने ही जाते थे, हालांकि उस समय जो स्वादिष्ट माना जाता था वह बेतुका लगता था। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? शेन युए ज़ेंग को पहले ही छोड़ चुकी थी। हालांकि वह और वांग युदाओ सिर्फ एक बार मिले थे, फिर भी वह नहीं चाहती थी कि लोगों को उसके ऐसे मामलों में शामिल होने के बारे में पता चले। अगर उसे पता चलता कि वांग युदाओ उन्हें काफ़ी देर से देख रहा है तो वह शायद शर्मा जाती और तुरंत वहां से चली जाती। चूंकि तुम ज़ेंग उसे ढूंढ सकते हो तो मैं भी उसे ढूंढ सकती हूँ। सच कहूँ तो शेन युए को इतने करीब से देखकर शेन युए ने वांग युदाओ को थोड़ा आश्चर्य तो दिया ही। सबसे खास बात यह थी कि वह एक खास तरह के स्वभाव की लग रही थी। ओह, तुमने मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत की। वांग युदाओ ने उस आदमी का हाथ झटक दिया और उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। जो कुछ लोग नाच रहे थे वे भी तुरंत इकट्ठा हो गए। ज़ेंग चिंता से ये सब देख रही थी, अपने होंठ काट रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रही है। शेन यू ने हल्की सी भौहें से कुढ़ी, उस व्यक्ति का हाथ फिर से हटा दिया और उसकी नज़र वांग युदाओ पर पड़ी। अस्पताल में वांग युदाओ के साथ जो हुआ उसे सोचकर उसे थोड़ा और आत्मविश्वास महसूस हुआ। आखिरकार वांग युदाओ ने उस दिन तेजी से कार्रवाई की थी और संदिग्ध को निर्णायक बल से मार गिराया था। हालांकि वह अभी भी थोड़ी चिंतित थी क्योंकि यहाँ बहुत से लोग थे और माहौल अस्त व्यस्त था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह और वांग युदाओ सिर्फ 2 बार मिले थे और दोनों बार अस्पताल में। वांग युदाओ ने उन चंद लोगों को देखते हुए हल्की सी भौहें से कुढ़ी। जैसे ही वह आगे बढ़ने ही वाला था, अचानक उसके पीछे से किसी ने चिल्लाकर कहा, रुको। अगर इस चिल्लाहट के साथ कोई सुनहरी रोशनी होती तो कोई अनजान व्यक्ति सोच सकता था कि बुद्ध अवतरित हो गए हैं। वांग युदाओ स्वाभाविक रूप से जानता था कि कौन आया है और उसका तनाव तुरंत दूर हो गया, हालांकि उसे अभी भी थोड़ा अफसोस हो रहा था। वह अपना हुनर दिखाने के लिए तैयार था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब उसकी ज़रूरत नहीं होगी। लीहू उनके पास आया, एक हाथ में अभी भी जियाओजी को पकड़े हुए। उसका हाव भाव कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। तभी जियाओ होंग, जो उनके पीछे पीछे आया था, अचानक चीख पड़ा। वांग युदाओ का दिल धड़क उठा। बिना सिर घुमाए उसने बगल से लात मारी। तुरंत ही एक व्यक्ति चिल्लाया, उनकी बियर की बोतल जोर से टूट गई और वे पेट पकड़कर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए, एक शब्द भी नहीं बोल पाए। वाह भाई, वांग कितने अच्छे हैं। जियाओ होंग पहले उनके पीछे पीछे आई थी और उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई चुपके से बियर की बोतल पकड़े, साफ तौर पर वांग युदाओ के सिर पर वार करने की सोच रहा होगा। लेकिन जैसे ही उसने चिल्लाया, वांग युदाओ ने बिना सिर घुमाए ही लात मार दी। ये तो बहुत ही अजीब था। वह दौड़कर उसके पास गई, वांग युदाओ का हाथ पकड़ लिया और लगातार उससे रगड़ने लगी। इस घटना से लीहू का चेहरा और भी काला पड़ गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके बोलने के बाद कोई भी कोई कदम उठाएगा, वांग युदाओ के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं। दरअसल यह उस आदमी की कमज़ोर नज़र की वजह से था। हालांकि लीहू के चिल्लाने पर ज़्यादातर लोग रुक गए थे और जो लोग लीहू को पहचानते थे वे और भी ज़्यादा डर गए थे, लेकिन उस आदमी की बदकिस्मती ही थी कि उसने लीहू को नहीं देखा था। हालांकि अगर इस समय कोई चौंका था तो वह ज़ेंग थी, जो ऐसी लग रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसे कैसे लग सकता था कि यह व्यक्ति वांग युदाओ नहीं है? क्या वांग युदाओ ऐसी जगह आ सकता है? क्या वांग युदाओ किसी मेज़बान को बुला सकता है? क्या वांग युदाओ किसी को घुटनों पर लात मार सकता है? हालांकि उस आखिरी लात में बहुत किस्मत लगी थी, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे जो एहसास दिया वह बिल्कुल अलग था। फैंगकुन, तुम क्या कर रहे हो? लीहू ने समूह को देखा, आखिरकार उसकी नज़र सरगना पर टिक गई, उसकी आंखें गुस्से से धधक रही थीं। वह आदमी पूरी तरह से हतप्रभ स्थिति को देखता रहा। उसने सोचा कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उन्होंने मेहमानों को परेशान किया था, इसलिए वह मुस्कुराया और जल्दी से आगे बढ़ा। तो भाई शार्क, मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई शार्क आज रात भी यहाँ होंगे। अगर मैं नहीं आया तो क्या होगा? अगर मैं आ भी गया तो क्या होगा? लीहू ने सामने वाले व्यक्ति को गौर से देखा, उसकी नज़र चाकू जैसी थी। फैंगकुन का दिल बैठ गया और उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है।
बार में ऐसी बातें पहले भी हो चुकी थीं, लेकिन चून की वह लीहू को जानता था, इसलिए जब तक वह ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करता, लीहू आमतौर पर आंखें मूंद लेता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि आज कोई समस्या थी। भाई शार्क, तुम अब भी मुझे पहचानते हो, है ना? मुझे लगा था कि तुम नहीं पहचानते। तुमने अपने मातहतों को मेरे भाई वांग पर हाथ उठाने दिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम पिटाई के लायक हो? लीहू ने ठंडी सांस ली, वांग युदाओ की ओर इशारा करते हुए, जो पास में ही जियाओ होंग के साथ छोटी मधुमक्खी खेल रहा था। शोरगुल की वजह से बार में संगीत पहले ही बंद हो चुका था। हालांकि बार में नियमित आने वाले लोगों को इन बातों की जरा भी परवाह नहीं थी, कुछ तो अपनी सीटों पर ही बैठकर शराब पीते रहे। और यहाँ नियमित आने वाले सभी लोग भाई शार्क को जानते थे, वे इस जगह के प्रभारी थे और स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों ने उन्हें पहले भी देखा होगा। लेकिन कौन जानता था कि इस भाई शार्क का असल में कोई भाई वांग भी है। भाई वांग, शेन यू ने उत्सुकता से वांग युदाओ को देखा। आखिरकार वांग युदाओ एक मरीज थे और पिछली बार उन्होंने जो छाप छोड़ी थी वह काफी गहरी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उनका नाम जानती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह भाई शार्क कौन है, क्योंकि वह इस इलाके से ज्यादा परिचित नहीं थी। वह सिर्फ परिचितों से मिलने से बचने के लिए इस बार में आई थी। इस बीच ज़ेइक्किन मुंह खोले खड़ी थी, बिल्कुल अवाक। उसने इस भाई शार्क के बारे में सुना था, इस इलाके के कई व्यापारियों ने उसके बारे में सुना था। उसके कई अधीनस्थ थे और वह अंडरवर्ल्ड का आदमी था। लेकिन वांग युदाओ ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे जुड़ सकता था, और इस भाई शार्क ने तो वांग युदाओ को भाई वांग भी कहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनका ब्रेकअप अभी कुछ समय पहले ही हुआ था। ये सुनते ही फैंग कुन का दिल बैठ गया। धिक्कार है, रोज रात की सड़कों पर चलते हुए आज आखिरकार उसका सामना एक भूत से हो गया। भाई वांग, कौन जानता था कि यह तुम्हारा भाई वांग है? हालांकि फैंग कुन की हिम्मत नहीं हुई ऐसे शब्द कहने की। उसने जल्दी से सिर हिलाया, उसका चेहरा शोकाकुल था। ओह भाई वांग, कृपया हमारी गलती माफ कर दें। हम सचमुच आपके जैसे कद के व्यक्ति को पहचान नहीं पाए। आखिरकार वे सभी एक ही काम करते थे। ऐसी स्थिति का सामना करते समय हालांकि लीहू यहाँ का मालिक था, फिर भी दया की याचना करने के लिए ऊपर उठाए जा रहे व्यक्ति से ही विनती करनी पड़ती थी। वांग युदाओ ने गुनगुनाया, फिर अपना सिर घुमाकर फैंग कुन की ओर देखा और खुद की ओर इशारा करते हुए हैरानी से कहा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? हे प्रभु, अगर मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ तो फिर किससे बात कर रहा हूँ? फैंग कुन ने चुपके से लीहू की जानलेवा निगाहों पर नजर डाली, सिहर उठा और जल्दी से बोला, भाई वांग, ये घटना हमारी गलती है। कृपया भाई वांग, दया करो। ये कहते हुए उसने लापरवाही से एक बियर की बोतल उठाई, उसे देखा और फिर उसे अपने सिर पर पटक दिया। अब उसे अपने माथत से बेहद नफरत हो रही थी। क्या उसने लीहू की आवाज़ नहीं सुनी थी? हे भगवान, लीहू चिल्लाया था और इस आदमी ने फिर भी लापरवाही से काम करने की हिम्मत की। बोतल उसके सिर पर टूट गई, लेकिन खून नहीं निकला, बल्कि बोतल सीधे टूट गई। वांग युदाओ ने आश्चर्य से उस आदमी को देखा, फिर सिर हिलाया, छोड़ो, मैं कोई तुच्छ व्यक्ति नहीं हूँ। फिर उसने लीहू की ओर देखा। अभी भी भाई वांग का धन्यवाद नहीं कर रहे? लीहू ने कठोर चेहरे से कहा। धन्यवाद भाई वांग, फैंग कुन ने जल्दी से सिर हिलाया। ये देखकर कि दूसरे व्यक्ति ने उसकी उपेक्षा की है, उसने एक अजीब सी मुस्कान दी और जल्दी से अपने लोगों को वहां से ले गया। ठीक है सब लोग, आज रात अपनी मर्जी से मजे करो, हम अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। लीहू ने भीड़ को चिल्लाकर कहा। ऊपर वाला डीजे समझ गया और संगीत तुरंत शुरू हो गया। इस तरह की बातें तो बस एक अंतराल थीं, सच में कौन याद रखेगा? बेशक ध्यान देने वाले लोग इस तथाकथित भाई वांग का चेहरा तो याद ही रखेंगे। अगर भविष्य में उन्होंने कोई परेशानी खड़ी की तो उन्हें इस व्यक्ति से दूर रहना होगा। भाई वांग, क्या आप ठीक हैं? लीहू ने वांग युदाओ की ओर देखा। कोई पहले से ही फर्श पर पड़े कांच के टुकड़े साफ कर रहा था। मैं ठीक हूँ, वांग युदाओ ने हाथ हिलाया। तुम दोनों हमारे साथ बैठो, लीहू ने पास खड़ी दो महिलाओं से कहा। ज़ेइक्किन के चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट थी, उसकी नज़रें कभी कभी वांग युदाओ पर पड़ जातीं, लेकिन उसकी नज़रें और भी उलझती जा रही थीं। ये बदमाश वांग युदाओ नहीं है, वांग युदाओ नहीं है, उसने मन ही मन बुदबुदाया, अपनी आंखें बंद की, फिर खोली, फिर खोली, फिर खोली और आखिरकार इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया। वह बदमाश असल में वांग युदाओ था। लेकिन यह अजीब है, 10 दिन से भी कम समय में वांग युदाओ भाई शार्क के साथ कैसे जुड़ गया? शेन युए ने उत्सुकता से वांग युदाओ को देखा, लेकिन मना नहीं किया। समूह कोने में सोफे पर जाकर बैठ गया। ज़ेइक्किन सवालों से भरा था, लेकिन कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। शेन युए ने वांग युदाओ को देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। भाई वांग, शुक्रिया। जिस तरह से उसने उसे भाई वांग कहा, उससे वांग युदाओ से हर उठा। उसने उसके होठों पर मुस्कान देखी और तुरंत खिलखिलाकर हंस पड़ा। ऐसा लग रहा था कि पहला कदम पूरा हो गया है।
कहते हैं किसी औरत को पाने का पहला कदम उसका ध्यान आकर्षित करना होता है, और उसे लगा कि यह औरत अब उसके बारे में काफी उत्सुक है। कोई बात नहीं, वांग युदाओ ने हाथ हिलाया। अनजाने में ज़ेंगकिन की तरफ देखा तो उसे सिर झुकाए विचारों में खोई हुई पाया। आखिरकार देर हो रही थी। उनमें से कुछ ने बातचीत की, एक दूसरे को आसानी से जानने की कोशिश की। वांग युदाओ को यह भी पता चला कि उस व्यक्ति का नाम शेन युए था। जहां तक उसके और ज़ेंगकिन के मामले का सवाल है, वांग युदाओ ने उसे उजागर नहीं किया। ऐसी बातों में धीरे धीरे और स्थिर दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। उस रात क्योंकि उसने बहुत पी ली थी, वांग युदाओ को लीहू के आदमियों ने घर भेज दिया। अगली सुबह वू मीजी आ पहुंचा। भंडार कक्ष में बिस्तर पर वांग युदाओ गहरी नींद सो रहा था। अपने सपने में वह पहले ही जीवन के शिखर पर पहुंच चुका था। उन महिलाओं को देख रहा था जो उसे नम आंखों से देख रही थीं, उससे स्नेह की भीख मांग रही थीं। वह जोर से हंसना चाहता था, लेकिन अपनी स्तब्धता में उसे लगा जैसे कोई दरवाज़ा खोल रहा है। हालांकि क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पी लिया था, वह फिर भी बिस्तर पर ही रहा। वू मीजी वांग युदाओ के बारे में बहुत चिंतित थी। हालांकि कल उसने वांग युदाओ और लीहू को बातें करते और हंसते हुए देखा था, लेकिन लीहू ठीक नहीं था। अगर कुछ हुआ तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी। तो आज सुबह सुबह वू मीजी जल्दी उठी, नाश्ता बनाया और दवा की दुकान की ओर दौड़ी। दवा की दुकान का दरवाज़ा खोला तो अंदर सन्नाटा था। वू मीजी सोच रही थी कि क्या वांग युदाओ पूरी रात वापस नहीं आया। काम के दूसरे दिन ही ये बंदा पहले से ही ऐसा है। ये सोचते हुए उसने देखा कि गोदाम का दरवाज़ा भी बंद था। ऐसा लग रहा था कि वांग युदाओ सचमुच वापस नहीं आया, वरना गोदाम का दरवाज़ा बंद क्यों होता। वह थोड़ी घबराई हुई थी और उसने लापरवाही से गोदाम का दरवाज़ा खोला। लेकिन अंदर जाते ही उसने देखा कि वांग युदाओ पूरी तरह से नंगा, सिर्फ एक अंडरवियर पहने बिस्तर पर लेटा हुआ है। सबसे खास बात यह थी कि उसका निचला हिस्सा उभरा हुआ था और वह काफ़ी गर्व से भरा हुआ लग रहा था। वू मीजी ने अपना मुंह खोला। पहले तो चीखना चाहती थी, लेकिन उसने तुरंत अपना मुंह अपने हाथ से ढक लिया। उसकी नज़र वांग युदाओ के शरीर पर पड़ी और उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसका चेहरा लाल हो गया था। स्टोर रूम के दरवाजे से टिकी वू मीजी को लगा जैसे उसका दिल धड़कने ही वाला है। उसके मन में एक खास छवि बनी रही जो मिटने का नाम नहीं ले रही थी। और जब इस आदमी ने अपने कपड़े उतारे तो उसके शरीर में सचमुच कोई चीज़ थी और मांसपेशियां भी थीं। पुई पुई पुई, मैं क्या सोच रही हूँ। वू मीजी ने झट से अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा जल रहा था। उसने जल्दी से कुछ गहरी सांसें लीं। ऐसी चीज़ें पहले ही झेल चुकी होने के कारण उसके चेहरे की लालिमा धीरे धीरे कम हुई और उसका दिल शांत होने लगा। कम से कम वांग युदाओ तो ठीक था, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसने कल रात बहुत ज़्यादा पी ली थी। वू मीजी ने सिर हिलाया, दरवाज़ा फिर से बंद किया और जो नाश्ता लाया था उसे ले लिया और वांग युदाओ के लिए सूप बनाने की सोच रही थी। जब वांग युदाओ ने आंखें खोलीं तो वह उठा, समय देखा और बहुत दुखी लग रहा था। उसने जल्दी से दरवाजे की तरफ देखा, वह अभी भी बंद था, तो किसी को अंदर नहीं आना चाहिए था, है ना। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने, सावधानी से दरवाज़ा खोला और बाहर कोई आवाज़ नहीं थी। बाहर भागकर वह शर्मिंदा लग रहा था। तुम जाग रही हो। वू मीजी ने उसके कदमों की आहट सुनी, लेकिन पलटी नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रही है, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया, हालांकि बस एक पल के लिए। आह हाँ, वांग युदाओ ने अजीब सी हंसी हंसते हुए अपना सिर रगड़ा। अब लगभग 10 बज रहे थे। कल रात की मस्ती थोड़ी देर तक चली, शायद सुबह के 2 या 3 बजे तक। आमतौर पर 2 या 3 बजे सोना और 7 बजे के बाद उठना कोई समस्या नहीं होती, लेकिन नशे में होना ही असली समस्या थी। वह वापस कैसे आया? ऐसा लग रहा था जैसे कल रात शेन युए स्ट्रिप्टीज करने की योजना बना रही थी। उसे नहीं पता था कि उसने ऐसा किया भी या नहीं। खैर, वांग युदाओ को उम्मीद थी कि उसने ऐसा नहीं किया होगा। ये वही थी जिसे वह पसंद करता था। अगर वह अजनबियों के सामने नंगी हो जाती तो बहुत बुरा होता। हालांकि अगर पिछली रात की यादें सच होती तो ये ठंडी शेन यू सबके सामने तो ठंडी थी, लेकिन अकेले में चुलबुली थी। जाओ, नहा धोकर खाना खा लो। मैंने तुम्हारे लिए हैंगओवर से राहत पाने के लिए सूप बनाया है। वू मीजी ने नीचे से थमस निकालते हुए कहा। वांग युदाओ बहुत खुश हुआ, लेकिन वह बहुत देर से बाहर था और वू मीजी उससे कई बार बात भी कर चुकी थी, फिर भी वह उसकी तरफ नहीं देख रही थी। वांग युदाओ ने अपने सिर को छूते हुए सोचा और बाथरूम में घुसते हुए बुदबुदाया। वांग युदाओ पहले ही वू मीजी के खाना पकाने के हुनर का अनुभव कर चुका था और उसका सूप बनाने का हुनर तो और भी ज़्यादा प्रभावशाली था। वांग युदाओ ने इतना खाया कि उसकी जीभ लगभग निगल ही गई। उसने कल रात तुम्हारे लिए मुश्किलें तो नहीं खड़ी की, है ना? वू मीजी ने आखिरकार वांग युदाओ को सीधे देखने की हिम्मत की। अरे नहीं बहन वू, चिंता मत करो। अब से शार्क गैंग हमें बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। वांग युदाओ ने अपनी छाती थपथपाए और वादा किया।
वाह। दरअसल पूछने के बाद वूमीजी को लगा कि यह बेवजह था। अगर ली हू ने वांग युदाओ को सचमुच परेशान किया होता तो वह पूरी रात नशे में धुत नहीं रहता। लेकिन ये भी अच्छी बात थी, जब तक शार्क गैंग भविष्य में कोई परेशानी नहीं पैदा करता तब तक यहाँ के व्यापार में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। हालांकि वह यहाँ केवल 2-3 दिन से काम कर रहा था, फिर भी उसे वूमीजी के बारे में बहुत अच्छा लग रहा था। पिछली नौकरियों में सहकर्मियों और बॉस के साथ जो दूरी उसे महसूस होती थी वह अब नहीं थी। इससे वांग युदाओ बहुत सहज महसूस कर रहा था। बहन वो, क्या आपने कभी कोई और साथी ढूंढने के बारे में सोचा है? इस बड़ी दवाखाने में सिर्फ वांग युदाओ और वूमीजी ही थे। वांग युदाओ अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था, इसलिए उसने बिना किसी रोक टोक के बात की। वूमीजी ने वांग युदाओ की तरफ आंखें घुमाईं। जाहिर है कि उसे अचानक पूछा गया सवाल थोड़ा मुश्किल लग रहा था। जवाब। दरअसल उसने इस बारे में पहले भी सोचा था। आखिरकार उसका बच्चा बूढ़ा नहीं था और बिना पुरुष के घर मानो अपनी रीढ़ खो बैठा हो। लेकिन ऐसे मामलों पर गंभीरता से विचार करना जरूरी था। अगर सिर्फ वही होती तो शायद बात आसान होती, लेकिन आखिरकार उसका एक बच्चा तो था। अरे, मुझे लगता है सिस्टर वो, तुम्हें किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस इंतजार करो कि कोई तुम्हें ढूंढ ले। वूमीजी को गहरी सोच में डूबा देखकर वांग युदाओ हंस पड़ा। दरअसल वूमीजी की खूबियों के साथ एक बच्चे के साथ भी शायद कई लोग उसकी प्रशंसा करते होंगे। अब भी किसी के मुझे ढूंढने का इंतजार कर रही हो। अगर मैं और इंतजार करूंगी तो मैं एक बूढ़ी औरत बन जाऊंगी। वूमीजी ने अपना सिर हिलाया। कुछ बातें भले ही आप समझाने की कोशिश करें, समझ में नहीं आती। अरे सिस्टर, वो एक बूढ़ी औरत कैसे हो सकती है? बहन वो का आकर्षण इस समय अपने चरम पर है। वांग युदाओ हंसा। कोई भी महिला ऐसे शब्द सुनना चाहेगी, खासकर जब वूमीजी को वांग युदाओ पहले से ही देखने में अच्छी लग रही थी। तुम कितनी चिकनी चुपड़ी बातें करती हो। वूमीजी वांग युदाओ की बातों से बहुत खुश हुई। हे बहन, वो तो जानती ही है कि मैं चिकनी चुपड़ी बातें करती हूँ। लगता है मेरा राज छुपाया नहीं जा सकता, वांग युदाओ ने आत्मसंतुष्ट होकर सोचा। वे दोपहर तक बातें करते रहे। फिर वांग युदाओ कुछ देर छिपने के लिए स्टोर रूम में भागा और आखिरकार उसे फिर से वही हिलती हुई आवाज़ सुनाई दी। उस मिठास का स्वाद चखने के बाद ये सिस्टम अब वांग युदाओ के लिए एक विशाल खजाने का भंडार बन गया था। अब उसे बस इस विशाल खजाने को कसकर पकड़ना था। डिंग, नया नौसिखिया मिशन जारी। मुश्किल, बी, सामान्य, सी, आसान। मेज़बान, कृपया चुनें। पिछले अनुभव के साथ वांग युदाओ अब काफ़ी शांत था, लेकिन चूंकि सी रैंक मिशनों के लिए रिवॉर्ड पॉइंट बहुत कम थे, इसलिए वे वांग युदाओ के लिए पर्याप्त नहीं थे और एक मिशन के बाद उसे 12 घंटे इंतजार करना पड़ता था। इस दर से इंटरमीडिएट एपोथेक्री अप्रेंटिस बनने में शायद 3 या 4 दिन और लगते। इसलिए अपने विकल्पों पर विचार करने के बाद वांग युदाओ ने निर्णायक रूप से बी रैंक मिशन चुना। डिंग, होस्ट ने भी चुना। बी रैंक मिशन इस प्रकार है, होस्ट को 12 घंटों के भीतर 100 मिलीलीटर पुरुष हार्मोन इंजेक्ट करना होगा। मिशन का इनाम 30 एपोथेक्री पॉइंट। 30 पॉइंट। वांग युदाओ बहुत खुश हुआ। एक निम्न रैंक एपोथेक्री अप्रेंटिस से इंटरमीडिएट एपोथेक्री अप्रेंटिस बनने के लिए उसे ठीक 50 एपोथेक्री पॉइंट चाहिए थे। वह पिछले 2 बार से 20 पॉइंट जमा कर चुका था और इन 30 पॉइंट्स के साथ वह इंटरमीडिएट एपोथेक्री अप्रेंटिस बनने में बस सक्षम हो पाएगा। हालांकि वांग युदाओ की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, जब सिस्टम के प्रॉम्प्ट में एक खास वाक्यांश सुनकर वह दंग रह गया, पुरुष हार्मोन का इंजेक्शन। वांग युदाओ एक पल के लिए रुका, फिर उसका मुंह थोड़ा सा हिल गया। इसका क्या मतलब था? सिस्टम भी उसे नीची नज़रों से देखता था। क्या उसे लगता था कि वह काफ़ी मर्द नहीं है? और यह मिशन वाकई थोड़ा मुश्किल था। हालांकि वांग युदाओ को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन पुरुष हार्मोन शायद विटामिन सी जितना आसानी से नहीं मिलते। सोचने के बाद वांग युदाओ ने फिर भी कुछ करने का फैसला किया। और गनीमत थी कि ये पुरुष हार्मोन थे, अगर ये महिला हार्मोन होते। वांग युदाओ जोर से कांप उठा और उसके दिमाग में एक स्त्री सी भाषा बोलने वाले वांग युदाओ की छवि उभर आई, यहाँ तक कि उसने एक नाजुक इशारे में अपनी उंगलियां भींच लीं। ये दृश्य कल्पना से भी परे था। एक और मिशन पूरा होने के कारण वांग युदाओ दुकान में चुपचाप नहीं बैठ सका। काफ़ी सोचने के बाद उसने आखिरकार बाहर जाने का बहाना बनाने का फैसला किया। अभी भी काम का समय था। वांग युदाओ ने समय देखा, अभी 2 ही बजे थे, लेकिन दवा की दुकान में ज़्यादा लोग नहीं थे। वांग युदाओ ने वूमीजी की तरफ देखा, एक पल के लिए झिझका और आखिरकार बोला, सिस्टर वो, क्या मैं आधे दिन की छुट्टी ले सकता हूँ? हम 1 दिन की छुट्टी? क्या हुआ? वूमीजी ने उत्सुकता से वांग युदाओ की तरफ देखा। ओह, अस्पताल में मेरा एक दोस्त बहुत बीमार है और मैं उसे देखने जाना चाहता हूँ। वांग युदाओ ने सच्चाई से जवाब दिया। बहुत बीमार? वूमीजी थोड़ी स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे और वांग युदाओ की तरफ सहमति में सिर हिला दिया। तो जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। ठीक है,
शुक्रिया सिस्टर वू। वांग युदाओ बहुत खुश था, लेकिन जाते समय वू मीजी ने उसे फिर भी पुकारा और पूछा कि क्या उसके पास पैसे हैं। वांग युदाओ बहुत भावुक हो गया। वह मुड़ा और वू मीजी से चिल्लाया, सिस्टर वू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वह पलक झपकते ही दरवाजे से गायब हो गया। सिर्फ वो मीजी ही बची थी, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। जाहिर है, अस्पताल में पुरुष हार्मोन नहीं मिलते। उन्हें ढूंढने के लिए वह बस इस इलाके की कुछ गलियों में ही देख सकता था। शुक्र है, वांग युदाओ पहले भी एक बार इधर उधर भाग चुका था। इस बार दवा खरीदना भी उसके लिए जाना पहचाना काम था, लेकिन वह 3 जगहों पर बिना किसी सफलता के दौड़ता रहा। जब वह चौथी जगह पहुंचा तो वांग युदाओ को आखिरकार वह मिल ही गई। क्या तुम्हारे पास है? काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, काफी बूढ़ा, पढ़ने का चश्मा पहने हुए। उसने काउंटर के शीशे पर थपथपाया और वांग युदाओ को अजीब तरह से देखा। हाँ, मुझे चाहिए। तुम्हें कितनी चाहिए? तुरंत 100 मिलीलीटर। वांग युदाओ बहुत खुश हुआ और जल्दी से जवाब दिया। 100 मिलीलीटर। बूढ़ा आदमी हैरान होकर वांग युदाओ को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। काफी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन इसे कई दिनों तक इंजेक्शन लगाने की जरूरत है। ज्यादा इंजेक्शन लगाने से शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है। नहीं नहीं, सीधे मुझे दे दो, मैं वापस आकर खुद ही इंजेक्शन लगा लूंगा। आखिरकार दवा पाकर वांग युदाओ ने राहत की सांस ली, बूढ़े की अजीब नजरों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। बूढ़े ने सिर हिलाया, फिर नीचे रखे डिब्बे से एक डिस्पोजेबल सिरिंज निकालते हुए फिर से आह भरी। तुम जो कर रहे हो वो बहुत मुश्किल होगा। बूढ़े ने अचानक पूछा। वांग युदाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या मतलब है। लेकिन उस समय उसका ध्यान पूरी तरह से बूढ़े के हाथों पर केंद्रित था। बूढ़े ने सिरिंज निकाली, फिर दवा वांग युदाओ को दी, उसे गहराई से देखते हुए, और अचानक बोल पड़ा, बेटी सावधान रहना, ये चीज़ मानव शरीर के लिए बहुत हानिकारक है और इसे यूं ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वांग युदाओ का बढ़ा हुआ हाथ अचानक रुक गया, उसके चेहरे के भाव जोर से हिल रहे थे। उसे पहले बूढ़े आदमी का मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन अब समझ आ गया। पता चला कि यह बूढ़ा आदमी उसे ट्रांसवेस्टाइट समझता था। उसने सुना था कि कुछ पुरुष स्त्री के गुणों को बनाए रखने के लिए स्त्री हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं, और इसके विपरीत कुछ महिलाएं लिंग परिवर्तन के लिए पुरुष हार्मोन का इंजेक्शन लगाती हैं। उसने दांत पीसकर बूढ़े आदमी की तरफ देखा, उसे पीटने की इच्छा को दबाया, पैसे चुकाए और तुरंत मुड़कर दवाखाने से बाहर चला गया। उसके पीछे बूढ़े आदमी की दयालु चेतावनी अभी भी सुनाई दे रही थी। धिक्कार है सिस्टम, अगर अगली बार ऐसी अजीब दवा फिर से आई तो मैं। वांग युदाओ सिस्टम पर अपना गुस्सा निकालने ही वाला था, लेकिन फिर उसने सोचा और तुरंत शांत हो गया। वह पागल हो रहा था, सिस्टम से बहस करने का क्या मतलब था। उसने एक तरफ देखा, सड़क किनारे एक सार्वजनिक शौचालय दिखाई दिया, उसकी आंखें चमक उठीं और वह दवा लेकर जल्दी से शौचालय की ओर दौड़ा। इस तरह का हार्मोन वाकई मानव शरीर के लिए बहुत हानिकारक था, लेकिन अब जब उसे सिस्टम पर पूरा भरोसा था तो स्वाभाविक रूप से उसे ज्यादा चिंताएं नहीं थीं। उसने दरवाज़ा बंद किया, बोतल तोड़ी, वांग युदाओ ने हार्मोन सिरिंज में खींचा, फिर अपनी कलाई थपथपाई, दांत पीसकर सीधे उसे अंदर डाल दिया। आखिरकार वह एक शौकिया था। हालांकि उसने खुद को एक बार इंजेक्शन लगा लिया था, फिर भी कई बार चूक गया, जिससे वांग युदाओ कई बार चिल्लाया और उसके शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। धमाका! अचानक अगले स्टॉल से एक आवाज़ आई। वांग युदाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया और रुक गया। यार, क्या तुम्हें कब्ज है? तुम वध किए जा रहे सुअर की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? वांग युदाओ के माथे की नसें उभर आईं। उसने दरवाज़ा लात मारने की इच्छा को बलपूर्वक दबाया और जल्दी से खुद को इंजेक्शन लगा लिया। इन कोशिशों में वांग युदाओ ने खुद को कम से कम 10 बार छुरा घोंपा था और उसके हाथ सुइयों के निशानों से भर गए थे। अरे भाई, तुम हस्तमैथुन तो नहीं कर रहे हो? सार्वजनिक शौचालय में ऐसा करना थोड़ा ज्यादा हो गया। पड़ोस से आती हुई परेशान करने वाली आवाज़ फिर सुनाई दी। वांग युदाओ ने एक गहरी सांस ली, उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था। उसने लापरवाही से बैग कूड़ेदान में फेंक दिया और उसके मन में लंबे समय से प्रतीक्षित आवाज़ आखिरकार सुनाई दी। डिंग, होस्ट, इंटरमीडिएट एपोथेक्री अप्रेंटिस में अपग्रेड होने पर बधाई। अब आपको एक स्किल पॉइंट या एक सक्रिय स्किल के सक्रियण का इनाम मिलेगा। दोनों में से एक चुनें। निष्क्रिय स्किल शुद्धिकरण कला है। शुद्धिकरण कला। वांग युदाओ थोड़ा स्तब्ध रह गए और जल्दी से शुद्धिकरण कला के परिचय पर नजर डाली। शुद्धिकरण कला टीम के साथियों से कोमा और जहर के प्रभाव को दूर कर सकती है। हर अपग्रेड के साथ इस प्रभाव को दूर करने की प्रभावशीलता बढ़ती जाती है। ये प्रभाव देखकर वांग युदाओ को तुरंत टोन की याद आई, जो गंभीर रूप से बीमार था और अस्पताल में कोमा में था। बिना सोचे समझे उसने कौशल बिंदु छोड़ दिया और सक्रिय कौशल को सक्रिय करने का विकल्प चुना। डिंग, होस्ट, इंटरमीडिएट एपोथेक्री अप्रेंटिस बनने और सक्रिय कौशल शुद्धिकरण कला को सक्रिय करने पर बधाई।
ये जानी पहचानी आवाज़ सुनकर वांग युदाओ ने गहरी सांस ली। उसने शुद्धिकरण कला की व्याख्या पूरी तरह पढ़ ली थी। उसमें लिखा था कि यह लोगों के शरीर से नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में मदद कर सकती है, और टोंग टोंग की स्थिति में यह उसे कुछ देर के लिए जगा भी सकती है। हालांकि ये सिर्फ वांग युदाओ का अंदाजा था। उफ, शुद्धिकरण कला थोड़ी बेकार लग रही थी, और वांग युदाओ सचमुच जानना चाहता था कि अगर वह शरीर सुदृढ़ीकरण तकनीक को कुछ और कौशल अंक दे तो क्या होगा। क्या वह तुरंत सुपरमैन बन जाएगा? उसे गोलियां नहीं मार सकती और वह उड़ भी सकता है। अरे, अगर यह सच होता तो बहुत ही शानदार होता। लेकिन अब जब उसके पास शुद्धिकरण कला थी तो अस्पताल जाना ही बेहतर था। अगर वह सचमुच टोंग टोंग को जगा पाता तो वह उसके पिता से किया अपना वादा पूरा कर लेता। अरे, मैं कब मदर मैरी बन गया? वांग युदाओ ने बहुत नाराज होकर जमीन पर थूका। दरवाज़ा खोलकर वांग युदाओ ने हाथ धोए। जैसे ही वह जाने वाला था उसे अचानक अपने बगल में बैठे उस बातूनी आदमी का ख्याल आया। उसके मन में एक शरारती विचार आया और उसने सिंक से एक मुट्ठी पानी निकाला और उस आदमी पर उड़ेल दिया। आह, धिक्कार है! यह क्या है? छी! कौन है? मेरे बगल में बैठा कमीना, क्या तुम थे? यह आवाज़ सुनकर वांग युदाओ खिलखिलाकर हंसा। धिक्कार है, बेतहाशा अंदाज़ा लगाने की यही सज़ा है। फिर वह जल्दी से बाहर भाग गया। वांग युदाओ एक साधारण परिवार से थे, इसलिए पिछली बार जब उन्होंने टोंग टोंग के पिता को उस हालत में देखा तो उन्हें असहज महसूस हुआ। आजकल डॉक्टर के पास जाना आसान नहीं है, लेकिन सोचने पर कोई और रास्ता भी नहीं है। आखिरकार अस्पताल कोई कल्याणकारी संस्थाएं नहीं हैं। छोटी मोटी बीमारियां तो ठीक हैं, लेकिन गंभीर बीमारियों का भारी खर्च एक आम परिवार की पहुंच से बाहर है। बेशक, लोगों को सबसे ज्यादा दुख तो उन जानलेवा बीमारियों से होता है। बुढ़ापे में चैन से मरना सबसे खूबसूरत चीज होनी चाहिए। बीमारी से मरना वाकई ऐसी चीज है जिसे कोई देखना नहीं चाहता, खासकर जब बीमार कोई लड़की हो। एक 16 साल की लड़की बेफिक्र होनी चाहिए, उसे प्यार भरा प्यार, मिलनसार सहपाठी और एक जीवंत स्कूल का अनुभव होना चाहिए। वांग युदाओ यही सोच सकता था, लेकिन टोंग टोंग नाम की यह लड़की सिर्फ वार्ड में ही रह सकती थी, और वह लंबे समय से कोमा में थी। ये वाकई ऐसी चीज थी जिसे कोई देखना बिल्कुल नहीं चाहता था। अस्पताल में दोबारा जाते हुए वांग युदाओ को थोड़ा अजीब लगा। ये समय उसके द्वारा किसी अस्पताल में दाखिल होने की सबसे ज्यादा बार की अवधि होनी चाहिए थी। वह पहले कभी किसी अस्पताल में नहीं गया था। अस्पताल में लोगों की भीड़ थी, जिन्हें कतार में लगना था वे कतार में लगे थे, और जाहिर है कुछ लोग कतार में नहीं लगना चाहते थे, अपनी हैसियत का फायदा उठाकर पिछले दरवाजों का इस्तेमाल कर रहे थे। अपनी याददाश्त में याद रखे रास्ते पर चलते हुए वांग युदाओ आखिरकार वार्ड पहुंच गया। वार्ड के बाहर भी लोग टहल रहे थे। एक महिला नर्स मेडिकल रिकॉर्ड लेकर तेजी से दौड़ रही थी, उसकी छोटी सी गांड आकर्षक ढंग से हिल रही थी। वांग युदाओ ने दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वह वहीं जम गया। वार्ड के अंदर शेन युए एक मरीज की जांच कर रही थी, और उसके बगल में एक नर्स बैठी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर शेन युए ने भी अपनी हरकतें रोक दी और दरवाजे की तरफ देखा। वांग युदाओ को देखकर उसके चेहरे के भाव जरूर बदल गए, लेकिन ये बस कुछ पल के लिए था। चेहरे के इस बदलाव ने वांग युदाओ को प्रशंसा से भर दिया। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसकी याददाश्त में जो बातें थीं वे सच थीं या नहीं। उसे शर्माते देखकर क्या ये हो सकता है कि शेन युए ने उस रात सच में स्ट्रिपटीज डांस किया हो? तुम पहले बाहर जाओ। शेन युए ने वांग युदाओ का अभिवादन नहीं किया, बल्कि अपने बगल में बैठी महिला नर्स से बात की। नर्स ने ओह कहा और आज्ञाकारी भाव से दरवाजे की ओर चली गई, लेकिन वह अब भी वांग युदाओ को उत्सुकता से देख रही थी। नर्स को जाते देख वांग युदाओ ने लापरवाही से दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर अजीब तरह से खांसी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शेन युए ने वांग युदाओ की तरफ देखा। टोंग टोंग को देखने। वांग युदाओ ने टोंग टोंग की ओर इशारा किया, जिसका चेहरा अस्पताल के बिस्तर पर और भी ज्यादा थका हुआ था। उसे सचमुच असहनीय लग रहा था। शेन युए के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। टोंग टोंग को देखा। भाई वांग, क्या तुम सुरक्षा शुल्क नहीं वसूलने वाले? तुम्हारे पास किसी अनजान व्यक्ति से मिलने का समय कैसे है? उसने टोंग टोंग के परिवार के सदस्यों की जांच की थी, और इस वांग युदाओ का टोंग टोंग से कोई संबंध नहीं था। इसके अलावा वांग युदाओ और भाई शार्क के बीच के रिश्ते को देखकर उसने पहले ही वांग युदाओ को एक गुंडा घोषित कर दिया था। बेशक, सबसे अहम बात यह थी कि उसे नहीं पता था कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन उसने खूब शराब पी थी। उसने असल में क्या किया यह अगली सुबह तक उसे थोड़ा धुंधला सा लगा रहा, लेकिन उसे कुछ बातें धुंधली सी याद थीं। लेकिन अगर वे बातें सच थीं तो वह इस आदमी को मार डालना चाहती थी। शेन युए की बातें सुनकर वांग युदाओ को पहले से ही पता था कि वह क्या सोच रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया और सीधे अस्पताल के बिस्तर की ओर चल दिया। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ मत आना! शेन युए अचानक वांग युदाओ पर चिल्लाए। वांग युदाओ तुरंत रुक गया, फिर शेन युए को हैरानी से देखा।
काफी देर बाद उसने कहा, बेवकूफ़ी, यहाँ मत आना, मैं व्यस्त हूँ। वांग युदाओ को अस्पताल के बिस्तर की ओर जाते देख शेन युए ने अचानक उसे घूर कर देखा। वांग युदाओ पूरी तरह से उलझन में था। शेन युए की आदमखोर निगाहों को देखकर उसका दिल बैठ गया। क्या ये बातें सच हो सकती हैं? क्या तुमने सच में स्ट्रिपटीज डांस किया था? वांग युदाओ को समझ नहीं आया कि उसका दिमाग खराब हो गया था या कुछ और, लेकिन उसने अचानक एक वाक्य बोल दिया। शेन युए, जो टोन टोन का मुआयना कर रही थी, अचानक अपना हाथ जमा बैठी, फिर अपना सिर उठाया। उसकी नज़रें वांग युदाओ पर टिक गईं। तुमने क्या कहा? अगर शेन युए की आंखें चमक सकती हैं तो भेड़िए जैसी आंखें भी उस पर जंचनी चाहिए। आह, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वांग युदाओ ने पछतावे से झट से अपना मुंह ढक लिया। जो बातें उसने अपने दिल में सोची थीं, वे इतनी लापरवाही से कैसे निकल गईं? उसने सचमुच अपना चेहरा खो दिया था। इस तरह की ठंडी औरत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। सच कहूं तो अगर जेक्किन वाला मामला न होता तो वह इस तरह की औरत से कोई वास्ता ही नहीं रखना चाहता। वांग युदाओ, मैं तुमसे कह रही हूं, उस रात जो हुआ उसके बारे में मैं तुमसे बात करना बंद नहीं करूंगी। शेन युए की आंखों से जानलेवा रोशनी निकल रही थी। उसके हाथ में पकड़ा कांटा वांग युदाओ पर जोर से फेंका गया। वांग युदाओ का दिल बैठ गया, लेकिन वह फुर्तीला था और उसने चतुराई से कांटा पकड़ लिया। फिर शेन युए को भयभीत भाव से देखा। उस रात क्या हुआ था? तुमने मेरे साथ अभी तक कुछ नहीं किया। अरे, उस रात आखिर हुआ क्या था? क्या मुझसे नफरत करना और मुझे कांटे से मारना काफ़ी है? अगर पहले होता तो वांग युदाओ को शायद बस यही शक होता कि शेन युए ने स्ट्रिपटीज डांस किया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि बात उससे कहीं ज़्यादा है। जिस तरह से उसने उसे देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वांग युदाओ ने उसका फ़ायदा उठाया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि उस रात वह सचमुच बहुत ज़्यादा नशे में था और लीहू, उस आदमी को लगा कि उसका शेन युए के साथ रिश्ता है, इसलिए उसने अपने और शेन युए के लिए ये सब करवाया? लीहू, ओ लीहू, तुम सच में कमीने हो। अगर तुम ऐसा करना ही चाहते थे तो तुम्हें मेरे होश में आने तक इंतज़ार करना चाहिए था। अगर मैंने ऐसे ही मदहोशी में कुछ किया तो मुझे क्या महसूस होता? वांग युदाओ के चेहरे पर अनिश्चितता थी। उसे पहले से ही यकीन था कि उसने उस रात ज़रूर कुछ बुरा किया होगा। उसने तुरंत शेन युए की तरफ माफ़ी मांगते हुए देखा। शेन युए, चिंता मत करो, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूँगा। शेन युए, जो नीचे देख रही थी, ने फिर से अपना सिर उठाया और गुस्से से भरे तेंदुए की तरह वांग युदाओ को देखा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम जिम्मेदारी ले लोगे? आह, असल में मुझे पता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वांग युदाओ को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए। थोड़ा असहज महसूस करते हुए उसने अपने हाथ में कांटा घुमाया। तुम्हें कैसे पता कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? शेन युए ने भौहें चढ़ाईं। हे, बिल्कुल मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। लेकिन वांग युदाओ के कुछ बोलने से पहले ही शेन युए के चेहरे पर उदासीनता छा गई और उसका व्यवहार पहले जैसी ठंडी महिला डॉक्टर जैसा हो गया। मैं तुमसे कह रही हूँ, उस रात कुछ भी नहीं हुआ था। ज्यादा मत सोचो। ओह, कुछ हुआ ही नहीं। वांग युदाओ ने शेन यू की तरफ देखा, जिसके चेहरे के भाव सामान्य हो गए थे। उसका दिल धड़क रहा था। अब वह खुद उलझन में था। लग रहा था कि इस मामले के सुलझने के बाद उसे लीहू से इस बारे में पूछना ही होगा। शेन यू टोन टोन को देख रही थी, बीच बीच में भौहें चढ़ा रही थी। एक पल बाद उसने अचानक वांग युदाओ की तरफ देखा। तुम जा तो नहीं रहे हो? वांग युदाओ थोड़ा चौंक गया। चला जाए? उसे क्यों जाना चाहिए? चूंकि तुमने उसे देख लिया है तो तुम्हें अब चले जाना चाहिए। मेरी परीक्षा में दखल मत दो। शेन युए ने हाथ हिलाया मानो किसी मक्खी को भगा रही हो। तस्क, वांग युदाओ के दिल में गुस्सा भड़क उठा। वह उससे इसलिए बहस नहीं कर रहा था क्योंकि वह एक औरत थी, लेकिन अब इस घमंडी रवैये का क्या मतलब था? उसने शेन युए की तरफ देखा और शांति से कहा, मैं आज यहाँ टोन टोन का इलाज करने आया हूँ। चुप्पी। शेन युए के हाथ रुक गए। वांग युदाओ को घूरते हुए उसकी आंखें झपक गईं। काफी देर बाद उसके कठोर चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। शेन युए की मुस्कान देखकर वांग युदाओ के दिल में गुस्सा आग में घी डालने जैसा था। उसने अपने गुस्से को दबाया और अपनी बाहें पार करके कहा, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझे तुम पर विश्वास है, मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है, अब जल्दी से जाओ, अगर नहीं तो बाहर बाएं मुड़ जाओ। शेन यू इतनी हताश हो गई कि उसने बेबसी से हाथ हिलाते हुए हंस दिया। बाएं मुड़ो? क्यों? शेन यू के मुस्कुराने पर वांग युदाओ को अचानक लगा कि वह बहुत सुंदर है। आखिरकार वह पहले से ही सुंदर थी। बाएं मुड़ने से न्यूरोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। तुम्हें किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, शेन यू ने चिढ़कर कहा। ये सुनकर वांग युदाओ खुद को और रोक नहीं पाया, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। उसने आगे बढ़कर शेन यू की कलाई पकड़ ली। तुम यहाँ से चली जाओ। तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो। शेन युए की नाजुक भौहें गुस्से से सिकुड़ गईं और उसने उसे डांटा।
तभी वार्ड का दरवाज़ा फिर से खुला और कई डॉक्टर अंदर आए। वांग यूदाओ थोड़ा चौंका और उसने झट से शेन युए की कलाई छोड़ दी। तुम वार्ड में क्या कर रहे हो, बहस कर रहे हो? जियांग जी ने गाली दी, लेकिन फिर उसे वांग यूदाओ कुछ जाना पहचाना लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने उसे तुरंत पहचान लिया। ये तुम हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग जी ने वांग यूदाओ की तरफ देखा, फिर शेन यू की तरफ। शेन यू, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम वार्ड में तेज आवाज़ें नहीं निकाल सकते? उसके चेहरे पर थोड़ी नाराज़गी थी। उन्होंने उन दोनों की आवाज़ बाहर से सुनी थी, अगर वे वहाँ से गुजरे न होते तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। मुझे माफ़ करना, डायरेक्टर जियांग। शेन यू ने थोड़ा मुंह बनाया, लेकिन फिर भी अपनी गलती मान ली। खैर, उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई थी, लेकिन अगर यह बदमाश वांग यूदाओ न होता तो वह अपना संयम कैसे खो सकती थी। उसने गहरी सांस ली, फिर बोली, उसने जिद की थी कि वह मरीज़ का इलाज करना चाहता है। वांग यूदाओ ने जीभ चटकाए, यानी उसने उसे धोखा दे दिया। लेकिन यह अच्छी बात थी, क्योंकि वह आज सचमुच टोन टोन का इलाज करने आया था। हालांकि जैसे ही शेन यू ने यह कहा, डॉक्टरों के हाव भाव धीरे धीरे अजीब हो गए। जियांग जी ने भी वांग यूदाओ को अजीब नज़रों से देखा। भाव, काफ़ी देर बाद आखिरकार उसने कहा, क्या आप डॉक्टर हैं? वांग यूदाओ ने सिर हिलाया। अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो किस बीमारी का इलाज कर रहे हैं? यह कोई खेल नहीं है, यह इंसानी जिंदगी से जुड़ा है। हालांकि वांग यूदाओ ने पिछली बार मदद की थी, लेकिन एक बात तो अलग है, और मरीज की जिंदगी से जुड़े मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और वांग यूदाओ डॉक्टर नहीं थे, और अगर होते भी तो इस अस्पताल के डॉक्टर नहीं थे। बिना मंजूरी के वह किसी मरीज का यूं ही इलाज कैसे कर सकते थे? अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो जिम्मेदारी कौन लेता, और कौन उसे सह सकता था? वांग यूदाओ ने सोचा, ये तो बुरा है। आने से पहले उसने इस बारे में सोचा भी नहीं था। दरअसल टोंग टोंग अस्पताल में भर्ती था, और अगर वह लापरवाही बरतता तो वे उसे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देते। लेकिन क्या उसे आधी रात को चुपके से आना चाहिए? ये तो और भी बेतुका होगा। वह यहाँ एक अच्छा काम करने आया था, लेकिन रात में चुपके से आने से ऐसा लगेगा जैसे वह कोई बुरा काम कर रहा है। हालांकि ये शुद्धिकरण कला कोई परेशानी वाली नहीं थी, और इसके लिए दवा या इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि यह ठीक रहेगा। क्या हाल है, तुम सब देखो, मैं बस उसकी मालिश करने जा रहा हूँ। तुम सब इतने लोगों के साथ, क्या तुम्हें डर है कि मैं कुछ गड़बड़ कर दूंगा? वांग यूदाओ ने हाथ फैलाकर इशारा किया कि वह कुछ नहीं लाया है। जियांग जी ने वांग यूदाओ की तरफ देखा, हल्की सी भौहें सिकोड़ते हुए। उसने सब साफ कर दिया था, तो यह आदमी समझ क्यों नहीं पाया? यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी। अगर ल्यूकेमिया एक साधारण मालिश से ठीक हो सकता है तो यह वाकई अजीब होगा। अरे, हमारे डायरेक्टर ने तुमसे अच्छी तरह बात की है, तुम सुन क्यों नहीं रहे? जल्दी करो और चले जाओ, मरीज के आराम में खलल मत डालो। जियांग जी के पीछे खड़े पुरुष डॉक्टर ने अधीरता से कहा। वांग यूदाओ ने डॉक्टरों की तरफ देखा, फिर शेन यू की तरफ। उसके मन में एक विचार कौंध रहा था। फिर वह मुस्कुराया और बोला, मुझे याद है डॉक्टर शेन यू ने कहा था कि टोंग टोंग कोमा में है ना? शेन यू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहने वाला है, लेकिन अब जब डायरेक्टर आ गए थे तो उसने दूसरों की तरफ देखा और फिर भी सिर हिला दिया। अच्छा, इसका मतलब है कि उसे जगाने का कोई तरीका नहीं है, वांग यूदाओ ने आगे कहा। जियांग जी ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा। दरअसल मुझे अभी टोंग टोंग की बीमारी ठीक करने का पूरा भरोसा नहीं है, लेकिन उसे जगाने में कोई दिक्कत नहीं है। असल में मैं बहुत दयालु इंसान हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे सवाल करोगे तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा और इसके गंभीर परिणाम होंगे। खैर, मैं बहुत उदार हूँ, इसलिए अगर मैं उसे जगा दूँ तो तुम सब मुझे 1,000 युआन दोगे। वांग यूदाओ ने इतने आत्मविश्वास से बात की कि जियांग जी को भी लगभग यकीन हो गया, लेकिन फिर उसने दोबारा सोचा और उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अगर तुम उसे सचमुच जगा सकते हो तो मेरे लिए 1,000 युआन की क्या कीमत है? पहले बोलने वाले पुरुष डॉक्टर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ठीक है, वांग यूदाओ खुश हो गया। उसके पास इन दिनों पैसों की कमी थी, इसलिए कुछ पैसे मिलना अच्छी बात थी। वह इसे अतिरिक्त कमाई ही समझेगा। सिस्टम, ओह सिस्टम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ध्यान से देखना, मैं उसे सुई या दवा वगैरह नहीं दूंगा। वांग यूदाओ ने दूसरों की बात अनसुनी कर दी और सीधे एक तरफ चला गया ताकि वे सब देख सकें। जियांग जी उसे रोकने ही वाला था, लेकिन ये देखकर कि वांग यूदाओ ने वाकई कुछ नहीं निकाला था, वह रुक गया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे टोंग टोंग के चेहरे पर अंधेरा छा गया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और एक पीला पीला रंग, जिसे देखकर लोगों को दया आ रही थी। वांग यूदाओ ने आह भरी, फिर अपनी उंगली टोंग टोंग के ग्लैबेला पर रख दी। ये शुद्धिकरण कला का उसका पहला प्रयोग था, और वांग यूदाओ को यकीन नहीं था कि यह किस हद तक सफल हो पाएगा, लेकिन उसने सोचा कि टोंग टोंग को जगाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
हालांकि इन डॉक्टरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने अपनी उंगली से टोन टोन के ग्लैबेला को छूने के बाद उसके शरीर के अन्य हिस्सों को भी छुआ। अरे अरे, कैसा चल रहा है? ये काम करेगा या नहीं? पहले बोलने वाला पुरुष डॉक्टर हंसा। जियांग जी ने भौहें चढ़ाईं। वांग युदाओ सफल हो या न हो, किसी भी क्रिया को करते समय मौखिक रूप से हस्तक्षेप न करना एक डॉक्टर के लिए एक बुनियादी आवश्यकता थी। वांग युदाओ को डॉक्टर की चीखों की जरा भी परवाह नहीं थी। उसका दिल खुशी से फूल रहा था और उसने गिनना शुरू कर दिया था। 1000, 2000, 3000। अरे, मेरे पास अब 5000 हैं, इस महीने के खाने के लिए काफ़ी। उसने राहत की सांस ली, बहुत थका होने का नाटक किया, पसीना पोंछा और फिर कहा, हो गया। तभी उसके दिमाग में एक और आवाज़ आई। डिंग, मेज़बान के अलावा किसी और जीव पर शुद्धिकरण कला का इस्तेमाल करने से 5 मेडिसिन पॉइंट कट जाएंगे। वांग युदाओ तुरंत हक्का बक्का रह गया। 5 मेडिसिन पॉइंट कट? ये चीज़ दूसरों पर इस्तेमाल करने पर मेडिसिन पॉइंट काटती है। उसका दिल जोर से धड़का और फिर वह थोड़ा असहाय महसूस करने लगा। 5 मेडिसिन पॉइंट, धिक्कार है। जब उसने उनसे शर्त लगाई थी तो उसे और मांगना चाहिए था। कितना बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान। हो गया। जियांग जी जल्दी से वहां गई, लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर लेटे व्यक्ति की आंखें अभी भी बंद थीं। क्या हुआ? वह अभी भी बेहोश है। वांग युदाओ पहले से ही थोड़ा परेशान था, इसलिए उसने बेबसी से उस आदमी की तरफ आंखें घुमाईं। इतनी जल्दी क्या है? बस देखते रहो। जैसे ही वांग युदाओ की आवाज़ धीमी हुई, शेन यू, जो बोलने ही वाली थी, कांप उठी मानो उसे बिजली का झटका लगा हो, क्योंकि उसने टोन टोन की पलकें हिलती हुई देखी थीं। अगले ही पल, जो उसने स्पष्ट रूप से देखा था, वह सच हो गया। ये सचमुच हिली, उसकी पलकें हिलीं, एक तीक्ष्ण दृष्टि वाले डॉक्टर ने कहा। वांग युदाओ अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ा था, ध्यान से उनके चेहरों के भाव देख रहा था। धिक्कार है, तुमने मुझ पर शक किया। अस्पताल के बिस्तर पर टोंग टोंग ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें थोड़ी खाली और एकाग्र नहीं थीं, लेकिन धीरे धीरे आखिरकार एक आत्मा का आभास हुआ। ये सच है। जियांग जी वहीं स्तब्ध रह गया। सिर्फ वही नहीं, बल्कि बाकी डॉक्टर भी दाई दाई की तरह वहीं खड़े रहे, मरीज की आंखों की पुतलियों को हिलते हुए देखते रहे। एक पल के लिए कोई भी नहीं बोला। मुझे पैसे दो। वांग युदाओ ने उन चंद लोगों के सामने हाथ बढ़ाया और उन्हें वास्तविकता में वापस खींच लिया। डॉक्टरों ने एक दूसरे की आंखों में हैरानी देखी और फिर सुन्न होकर अपने पैसे निकाल लिए। तुम्हारा पैसा कहाँ है? वांग युदाओ ने जियांग जी की तरफ देखा, फिर सिर हिलाया और कहा, चूंकि तुम इतने बूढ़े हो गए हो, कोई बात नहीं। तुम्हारा कहाँ है? वांग युदाओ को देखकर, जो उसकी ओर हाथ बढ़ा रहा था, शेन युए थोड़ा हतप्रभ रह गई। काफी देर बाद आखिरकार उसे होश आया, लेकिन उसने वांग युदाओ को नजरअंदाज कर दिया और टोन टोन को देखने दौड़ी। कैसी हो? शेन युए ने चिंता से पूछा। मुझे कुछ खाना है। अस्पताल के बिस्तर पर टोन टोन की आवाज़ मच्छर जैसी धीमी थी, लेकिन इन शब्दों ने सभी को खुशी से भर दिया। वह जानती थी कि उसे भूख लगी है और वह कुछ खाना भी चाहती थी। वांग युदाओ ने अजीब तरह से अपना हाथ पीछे खींच लिया। आखिरकार उसे शेन यू थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी, कम से कम उसे अपने बच्चे की देखभाल करना तो आता था। जियांग जी ने वांग युदाओ को घूरा, उसे ऊपर से नीचे तक देखा। पहली बार जब वे मिले थे तो उसे लगा था कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है, लेकिन इस बार वह सचमुच चौंक गया था। उसे टोन टोन की बीमारी के बारे में बहुत स्पष्ट था। अब उसका इलाज नहीं हो सकता था और उसे जगाना भी बहुत मुश्किल होगा। बेशक इसके पीछे कुछ कारण जरूर थे, लेकिन टोन टोन को जगाने के लिए जबरदस्ती करने से उसकी बीमारी पर उल्टा असर जरूर पड़ता। लेकिन अब टोन टोन इस तरह जागा, जाहिर है एक सामान्य जागरण, फिर भी यह सामान्य जागरण थोड़ा ज्यादा ही असामान्य था। उसे सचमुच समझ नहीं आया कि वांग युदाओ ने टोन टोन को कैसे जगाया। बस कुछ बार दबाया। वांग युदाओ की बात सोचकर जियांग जी को थोड़ा चक्कर आने लगा। कब से कुछ बार दबाने से बीमारियां ठीक हो सकती हैं? तभी शेन युए ने वांग युदाओ को गौर से देखा और कुछ ऐसा कहा जिससे सभी हैरान रह गए। पहले आपने कहा था कि आप टोन टोन को अभी ठीक नहीं कर सकते, यानी आपके पास टोन टोन के शरीर को ठीक करने का एक तरीका है। वांग युदाओ ने पहले भी ऐसा कहा था, लेकिन किसी ने उसके शब्दों के पीछे के अर्थ पर ध्यान नहीं दिया था। अब जब शेन युए को याद आया तो उसने तुरंत इसका मतलब समझ लिया। टोन टोन की बीमारी को ठीक करने का एक तरीका होना, ये तो बिल्कुल पागलपन था। जियांग जी इतना हैरान था कि बोल ही नहीं पा रहा था, उसकी अभिव्यक्ति रुकी थी। वांग युदाओ ने शेन यू की ओर देखा, मुस्कुराया और सिर हिलाया। ये सही है, हालांकि अभी कोई रास्ता नहीं है, लेकिन भविष्य में कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इन शब्दों ने सबको फिर से चौंका दिया। अगर वांग युदाओ का पहले का दावा कि वह टोन टोन को जगा सकता है बेतुका लग रहा था, तो उसने टोन टोन को जगा दिया। लेकिन अब वह कह रहा था कि भविष्य में उसके पास टोन टोन की बीमारी का इलाज करने का कोई तरीका होगा। अगर यह पिछली घटना न होती तो वे जरूर सोचते कि यह आदमी बकवास कर रहा है।
जो कोई ऐसी बातें कह सकता है वह या तो मूर्ख है या शौकिया। लेकिन अब किसी ने कोई आवाज़ नहीं की। ठीक है, अब सबसे ज़रूरी चीज़ मरीज़ है। जियांग जी आखिरकार दीन थे और उन्होंने स्थिति को संभालने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने दूसरों से कुछ कहा और उनके पीछे आए डॉक्टर जल्दी से भाग गए। वे ज़्यादा देर नहीं रुक सकते थे, अगर वे रुकते तो यह आदमी कुछ और कह सकता था जिससे किसी को दिल का दौरा पड़ जाता। डॉक्टरों को भागते देख जियांग जी ने गहरी सांस ली। हालांकि वह शांत लग रहा था, उसका दिल अशांत तरंगों से धड़क रहा था। आखिर यह आदमी कौन था? उसने बस टोन टोन पर कुछ बार दबाव डाला और वह जाग गई। ये कैसी क्षमता थी, चीगोंग? लगता है मुझे अस्पताल के पुराने चीनी चिकित्सक को ढूंढकर पूछना चाहिए। हालांकि ऐसी बात के लिए ऐसे व्यक्ति को देखना सचमुच एक बड़े सौभाग्य की बात है। शेनयू, जल्दी से मरीज की जांच की तैयारी करो। चूंकि मरीज जाग चुकी थी, इसलिए उसकी हालत में कोई बदलाव न आए, इसके लिए उन्हें जल्दी से उसकी जांच करनी थी और डेटा रिकॉर्ड करना था। शेनयू भी जानती थी कि क्या जरूरी था। जाते हुए उसने वांग युदाओ को एक अजीब नज़र से देखा, उसके विचार अज्ञात थे। जियांग जी ने पैसे गिन रहे युवक की तरफ देखा और अपना गला साफ किया। मुझे याद है तुम्हारा नाम वांग युदाओ है ना? वांग युदाओ ने जियांग जी की तरफ देखा और सिर हिलाया। वांग युदाओ को सिर हिलाते देख जियांग जी मुस्कुराए। ओम, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने टोन टोन को कैसे जगाया? क्या तुमने देखा नहीं? मैंने बस कुछ बार दबाया था। वांग युदाओ ने जियांग जी की तरफ देखा। जियांग जी का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा, सोच रहा था मुझे कैसे पता नहीं चला कि तुमने कुछ बार दबाया था। लेकिन अगर कोई और दबाता तो क्या वह जाग जाती? ये साफ तौर पर तुम कुछ कर रही थी, और इतनी बेशर्मी से। हालांकि वह ऐसा कहना नहीं चाहता था। बेशक वह जानता था कि वांग युदाओ उसका मतलब समझ गया था। जाहिर है वह आदमी पूरी तरह जानते हुए भी भ्रमित होने का नाटक कर रहा था। हालांकि आजकल बहुत से लोग चिकित्सा शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चिकित्सा तकनीकें खुले तौर पर नहीं सिखाई जाती। वांग युदाओ की तरह उसने भी अब वांग युदाओ के चिकित्सा कौशल को रहस्यमय प्राचीन चिकित्सा तकनीकों के रूप में वर्गीकृत कर दिया था। युवा मित्र वांग, क्या मैं तुम्हें एक पल के लिए परेशान कर सकता हूँ? जियांग जी ने आशा भरी नज़रों से वांग युदाओ की ओर देखा, थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था। हालांकि उसे नहीं पता था कि वांग युदाओ ने क्या किया था, लेकिन सच्चाई उसके सामने थी। मरीज सचमुच जाग गई थी, हालांकि वह अभी भी एक बीमार व्यक्ति जैसी लग रही थी। वांग युदाओ ने जियांग जी को अजीब नज़रों से देखा और मन ही मन सोचा, ये बूढ़ा मुझे रिसर्च के लिए तो बंद नहीं करेगा। बेशक ये तो बस एक मजाक था। उसने सिर हिलाया। शेनयुए पहले ही वार्ड से बाहर भाग चुकी थी, साफ जाहिर था कि वह व्यस्त थी। जियांग जी ने वांग युदाओ को अपने ऑफिस में नहीं घसीटा। उसकी सहमति देखकर उसने अपने हाथ रगड़े, थोड़ा शर्मिंदा सा लग रहा था। युवा मित्र वांग, मेरा एक मरीज है। रुको, मरीज? वांग युदाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और मुंह बनाते हुए कहा, इसका मुझसे क्या लेना देना? टोन टोन पर पहले शुद्धिकरण कला करने से 5 औषधि अंक बर्बाद हो गए थे। वांग युदाओ स्वाभाविक रूप से समझ गया कि जियांग जी का क्या मतलब था। वह साफ तौर पर उसकी मदद मांग रहा था। लेकिन दुनिया में चीज़ें इतनी अच्छी कहाँ थीं? क्या वे सचमुच सोचते थे कि वह एक बुद्ध थे जिन्होंने लोगों को दुखों से बचाया था? जियांग जी थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर गंभीरता से बोला, युवा मित्र, किसी की जान बचाना 7 मंजिला शिवालय बनवाने से ज्यादा पुण्य का काम है। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? वांग युदाओ ने आंखें घुमाईं और जियांग जी को अवाक भाव से देखा। जियांग जी एक पल के लिए अवाक रह गया। सच में, आज के समाज में कौन इस पर विश्वास करता है? वांग युदाओ को जाते हुए देखकर जियांग जी चिंतित हो गया। उसे अचानक याद आया कि कैसे पहले पैसे देखकर वांग युदाओ की आंखें चमक उठी थीं, इसलिए उसने जल्दी से कहा, युवा मित्र वांग, रुको। मेरा यह मरीज कोई साधारण इंसान नहीं है। अगर तुम इसे सुरक्षित जगाने में मदद कर दो तो तुम अपनी कीमत बता सकते हो। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, वांग युदाओ तुरंत मुड़ा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह जियांग जी के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, डायरेक्टर जियांग, आप क्या कह रहे हैं? किसी की जान बचाना 7 मंजिला शिवालय बनाने से ज्यादा पुण्य का काम है। पैसों की बात करना पेशेवर दाव हॉट को नुकसान पहुंचाएगा। ओह डायरेक्टर जियांग, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं। वैसे मैं अभी भी पूछना चाहता हूं कि मैं एक बार में कितने पैसे कमा सकता हूं। जियांग जी का चेहरा काली रेखाओं से भर गया था। उसने अब किसी की बेशर्मी अपनी आंखों से देखी थी। अगर उसे पैसे चाहिए थे तो उसे यूं ही कह देना चाहिए था, इतना बेपरवाह होने के बजाय। हालांकि उसके शब्द खोखले नहीं थे। उसके पास वाकई एक मरीज था जो अपनी शारीरिक स्थिति के कारण कोमा में था। अस्पताल में मरीज को होश में लाने के तरीके थे, लेकिन उन तरीकों से काफ़ी नुकसान हो सकता था, और मरीज काफ़ी बूढ़ा था और इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
जब वांग युदाओ ने पहले टोन टोन का इलाज किया था तो उसने न तो कोई दवा इस्तेमाल की थी और न ही कोई औजार, यानी वह मानव शरीर को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके लिए यह एक बड़ी खुशकिस्मती थी। डायरेक्टर जियांग, चलो चलो, एक जान बचाना जरूरी है, हम समय बर्बाद नहीं कर सकते। वांग युदाओ ने जियांग जी को गहरी सोच में डूबा देखा। उसे डर था कि कहीं बूढ़ा अपनी बात से मुकर न जाए और उसने जल्दी से उससे आग्रह किया। ठीक है। जियांग जी ने सारे विचार मन में ठान लिए, सिर हिलाया और फिर तेजी से आगे बढ़ गए। वांग युदाओ बहुत खुश थे। इस दुनिया में कुछ भी निरपेक्ष नहीं है। वह 5 मेडिसिन पॉइंट बर्बाद करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन अगर उन 5 मेडिसिन पॉइंट से उन्हें पैसे मिल सकते तो वह इसके लिए तैयार थे। जियांग जी कई चक्कर लगाते हुए आखिरकार क्रिटिकल केयर एरिया पहुंच गए। वह एक वार्ड के बाहर रुके, लेकिन जैसे ही वह दरवाज़ा खोलने ही वाले थे, अंदर झगड़ा शुरू हो गया। हिलना मत, अगर पापा को कुछ हो गया तो हमारा भाईचारा खत्म हो जाएगा। तुमने क्या कहा? वांग युदाओ दरवाजे पर खड़े होकर हैरान से लग रहे थे। आवाज से लग रहा था कि शायद दो भाई बहस कर रहे हैं। जियांग जी का हाथ वार्ड के दरवाजे पर टिका हुआ था, मानो झिझक रहे हों। एक पल बाद उन्होंने फिर से दरवाज़ा खोल दिया। सब लोग, ये क्रिटिकल केयर यूनिट है। आपकी बहस मरीज पर बहुत ज़्यादा असर डालेगी। जियांग जी ने भौहें चढ़ाईं, उनके चेहरे पर बहुत नाखुशी थी। वांग युदाओ उनके पीछे अंदर गया। जाहिर था कि मरीज जियांग जी की देखरेख में था। वार्ड काफ़ी आलीशान था, जो ये साबित करने के लिए काफ़ी था कि यह परिवार बहुत अमीर था। बिस्तर के पास दो अधेड़ उम्र के पुरुष थे, जिनकी उम्र 50 साल से कम लग रही थी। दोनों पुरुषों में कुछ समानताएं थीं, दोनों ने सूट पहने थे और उनकी उम्र में 2-3 साल का अंतर था। बड़े भाई के चेहरे पर कुछ उदासी थी, वह अपने छोटे भाई को गौर से देख रहा था। इन दोनों के अलावा वहां 2 औरतें और एक युवक भी थे। शायद जियांग जी को आते देख सभी ने दरवाजे की तरफ देखा होगा। थोड़े छोटे अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह जल्दी से पास आया और बेचैनी से जियांग जी का हाथ पकड़ते हुए बोला, डायरेक्टर जियांग, आप यहाँ हैं। मेरे पिताजी कैसे हैं? जियांग जी ने समूह की ओर देखा, फिर सिर हिलाया। बूढ़े वांग के शरीर में बहुत सी छिपी हुई बीमारियां हैं और उनकी उम्र के साथ उनकी शारीरिक स्थिति आदर्श से कोसों दूर है। हालांकि जियांग जी के शब्दों ने मरीज की मौत की सजा तो नहीं सुनाई, लेकिन वे काफी करीब थे। वांग युदाओ ने बिस्तर पर पड़े मरीज को देखा, उसके बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे। वह लगभग 70 साल का लग रहा था, उसका चेहरा बहुत थका हुआ था, उसकी त्वचा ढीली और लटकी हुई थी। जाहिर है, उसने कुछ समय से कुछ नहीं खाया था, शायद सिर्फ पोषक तत्वों के घोल से ही जी रहा था। इतनी बड़ी उम्र के व्यक्ति के लिए अस्पताल जाने का मतलब शायद ये था कि वह कब से ज्यादा दूर नहीं था। उसने समूह को गौर से देखा। उसने अनुमान लगाया कि ये 2 अधेड़ उम्र के पुरुष बूढ़े वांग के बेटे थे। जिन 2 महिलाओं ने बात नहीं की थी, वे शायद इन दोनों पुरुषों की पत्नियां थीं, और वह युवक, जो उसकी उम्र का ही था, संभवतः वांग परिवार की तीसरी पीढ़ी का था। जैसा कि कहावत है, किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से पहचानो। ये सभी लोग बेहद खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे। बेशक वांग युदाओ पहचान नहीं पा रहे थे कि उन्होंने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं, लेकिन उनके हाव भाव से साफ था कि यह एक अनुशासित, बड़ा परिवार होगा। उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी, लेकिन जियांग जी के मुंह से ये शब्द सुनकर समूह के लिए यह असहनीय हो गया। जियाशेंग, मैं अभी के लिए सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। मुझे वापस जाकर कुछ काम निपटाने हैं। थोड़ा बड़ा आदमी पास आया और वांग जियाशेंग के कंधे पर थपथपाया, फिर जियांग जी की ओर मोड़ा। डायरेक्टर जियांग, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अब भी उम्मीद है कि आप मेरे पिता का पूरे दिल से इलाज करेंगे। मैं एक डॉक्टर हूँ, जियांग जी ने कहा। उस आदमी ने सिर हिलाया, फिर एक महिला के साथ चला गया। शुरू से आखिर तक किसी की नज़र वांग युदाओ पर नहीं पड़ी। अरे, ये क्या दिखावा कर रहे हैं? वाह! गंभीर चेहरे वाले जियांग जी की ओर देखते हुए वांग युदाओ की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उन्होंने अशिष्टता से कहा, निदेशक जियांग, क्या हम मरीज का इलाज कर रहे हैं या नहीं? यदि नहीं, तो मैं जा रहा हूँ। मेरा समय बहुत कीमती है। वह छुट्टी पर आया था और अस्पताल में काफ़ी समय से रुका हुआ था। अब इस वार्ड में आकर उसे नज़रअंदाज किया जा रहा था। वह यहाँ गाली खाने या लोगों के कड़वे चेहरे देखने नहीं आया था। जियांग जी ने वांग युदाओ की तरफ मुड़कर देखा, फिर अपने माथे पर थपथपाते हुए माफ़ी मांगी, माफ़ करना, मैं भूल गया। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी याददाश्त पहले जैसी नहीं रही। वांग युदाओ का चेहरा काली रेखाओं से भरा था। तुम्हारी याददाश्त पहले जैसी नहीं रही, मेरे पैर। तुम साफ तौर पर मेरे साथ खेल रहे हो। हालांकि जियांग जी को वांग युदाओ की जानलेवा निगाहों की कोई परवाह नहीं थी। उसने हंसते हुए वांग जियाशेंग की ओर देखा और खुशी से बोला, दरअसल इसका कोई हल नहीं है। तुम्हारे पिता की बीमारी के लिए मैं पिछले कुछ दिनों से दिमाग खपा रहा हूँ, लगातार लोगों और इलाज के तरीकों की तलाश में। और देखो, इस बार मैं तुम्हारे पिता का इलाज करने आया हूँ।
क्या मेरे पिताजी को जगाने का कोई तरीका है? वांग जियाशेंग बहुत खुश हुआ। उसने जियांग जी का हाथ पकड़ लिया। वांग जियाशेंग की पत्नी और बेटे के चेहरे पर भी बदलाव दिखाई दिया। जियांग जी ने सिर हिलाया। बूढ़े वांग का शरीर बहुत खराब हालत में था, लेकिन वास्तव में अगर उन्हें जगाया जा सके और फिर ठीक से देखभाल की जा सके तो वे धीरे धीरे ठीक हो सकते थे। कम से कम अब उन्हें अस्पताल में रहने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि उन्हें पहले उन्हें जगाना नहीं आता था, लेकिन अब वांग युदाओ के साथ स्थिति अलग थी। वह वांग युदाओ की ओर देखने के लिए मुड़ा तो उसने पाया कि वांग युदाओ उसे तिरस्कार भरे भाव से देख रहा था। अरे यार, मैं तो पहले से ही बहुत बेशर्म हूँ, पर आज तो मुझसे भी ज़्यादा बेशर्म मिला। लोगों और मेडिकल तकनीकों को ढूंढने के लिए दिमाग खपा रहा है। वाह, तुमने तो पार्ट टाइम डॉक्टर ढूंढ ही लिया। अरे, मैं भी अपने बारे में शिकायत क्यों करने लगा, पर ये तो बिल्कुल बेशर्म है। तो जल्दी करो और देखो। वांग जियाशेंग अपनी उत्तेजना के कारण ये भी नहीं देख पाया कि जियांग जी ने वांग युदाओ की तरफ देखा था। जल्दी मत करो, लेकिन आज मैं नहीं देख रहा हूँ, जियांग जी ने कहा। तो फिर कौन है? वांग परिवार के तीनों सदस्य हैरान दिखे। वांग युदाओ का मन इन तीनों लोगों को थप्पड़ मारने का कर रहा था। खैर, वांग जियाशेंग की पत्नी को तो बख्शा जा सकता था, आखिरकार वह अब भी काफ़ी सुंदर थी। लेकिन इससे भी वह अपने दिल की भड़ास नहीं निकाल पाया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि नज़रअंदाज किया जाना कितना घुटन भरा होता है। सौभाग्य से जियांग जी ने जल्दी से वांग युदाओ की ओर इशारा किया, ये वही है। बोलने के बाद उसने फिर से हैरान भाव से वांग युदाओ की ओर देखा। क्या हुआ? क्या तुम्हें ठंड लग रही है? तुम्हारा शरीर क्यों कांप रहा है? ठंड? मैं कांप रहा हूं क्योंकि तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। वांग युदाओ ने गहरी सांस ली। उसके बोलने से पहले ही वांग परिवार के तीनों सदस्यों ने आश्चर्य से वांग युदाओ को देखा। काफी देर बाद आखिरकार उन्होंने कहा, वह डायरेक्टर जियांग, क्या तुम्हें यकीन है कि वह वही है? उनकी आंखों में शक देखकर वांग युदाओ को ऐसा लगा जैसे गुस्से से खून उगलने वाला हो। उसने एक और गहरी सांस ली और बुदबुदाया कि अज्ञानी लोग दोषी नहीं हैं। उसने सोचा कि उसे बाद में और पैसे मांगने चाहिए। आखिरकार उनके तिरस्कार से उसका छोटा सा दाव हृदय आहत हुआ था। जियांग जी ने सिर हिलाया, ये सही है। उसकी कम उम्र और साधारण रूप रंग से मूर्ख मत बनो, उसके पास अभी भी एक चाल छिपी है। उसके साथ तुम्हारे पिता के जागने की संभावना शायद 60 से 70% है। जियांग जी ने फिर भी 100% नहीं कहा, आखिरकार वह उनसे सिर्फ एक बार ही मिला था। अगर उसने पूरे यकीन से कहा होता और फिर वांग युदाओ बूढ़े वांग को नहीं जगा पाता तो वह सचमुच अपने ही मुंह पर तमाचा मार रहा होता। बूढ़े, मैंने पहले कहा था कि तुम्हारी उम्र की वजह से मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मुझे पैसे दो। अरे यार, साधारण रूप रंग से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें सड़क पर मेरे जैसे साधारण रूप रंग वाले इतने सारे लोग मिल सकते हैं? ठीक है, हालांकि बहुत से हैं, क्या किसी की तारीफ ऐसे की जाती है? जियांग जी हंसी, फिर बोली, पहले आप मरीज का इलाज करिए, हम इन बातों पर बाद में बात करेंगे। वांग युदाओ ने देर नहीं की, बल्कि नाक सिकुड़ी और अस्पताल के बिस्तर की ओर चल पड़ा। अरे रुकिए डायरेक्टर जियांग, क्या आपको यकीन है कि वो मेरे दादाजी को जगा सकता है? वो तो बस एक जियाओपी हाई है। चुपचाप खड़ा युवक आखिरकार बोल पड़ा। हालांकि इन शब्दों ने वांग युदाओ के दिल में तुरंत आग जला दी। जियाओपी हाई से आपका क्या मतलब है? उसने मुड़कर वांग युदाओ की तरफ देखा। महिला ने पहले ही वांग युदाओ को खींच लिया था, जाहिर है वो नहीं चाहती थी कि वो कुछ बोले। मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर डायरेक्टर जियांग ने ये न कहा होता कि इससे पैसे कमाए जा सकते हैं तो मैं उसका इलाज भी नहीं करती। वो जिंदा रहे या मर जाए, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, समझे? वांग युदाओ ने उस युवक की तरफ देखा जो लगभग उसकी ही उम्र का था। उसका लहजा थोड़ा ठंडा था। फिर बाकियों की परवाह न करते हुए वह सीधा बिस्तर के पास गया और मरीज के माथे पर हाथ रख दिया। युवक जवाब देने ही वाला था कि वांग जियाशेंग ने उसे घूर कर देखा। वह बुड़बुड़ाया, अरे ये तो मुझसे भी ज्यादा घमंडी है, और अपना मुंह बंद कर लिया। इस बार वांग युदाओ ने टोन टोन पर शुद्धिकरण कला के प्रदर्शन से ज्यादा समय बिताया। आखिरकार उसे एक नाटक तो करना ही था, वे ही जल्दी में थे, इसलिए वह उन्हें थोड़ी देर और परेशान होने देगा। बेशक सबसे जरूरी काम बाद में पैसे मांगना था। उसे कितने पैसे मांगने चाहिए? वांग युदाओ का हाथ मरीज के माथे पर था, लेकिन वह थोड़ा उलझन में था। शुरू में तो वह 50,000 मांगने वाला था, क्योंकि उसे इस क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन अब बात अलग थी। इस तरह नीची नज़रों से देखे जाने के बाद उसका छोटा सा दाव हृदय आहत हुआ। अगर उसका छोटा सा दाव हृदय आहत होता तो उसका खाना भी स्वादिष्ट नहीं होता। अगर उसका खाना स्वादिष्ट नहीं होता तो उसे नींद जरूर नहीं आती। कुल मिलाकर इस परिवार को उसके भावनात्मक कष्ट की भरपाई करनी ही थी। हाँ, दोगुनी। वांग युदाओ ने ये सोचा और अपना फैसला सुनाया।
पिताजी, क्या आपको सच में यकीन है कि यह युवक लोगों को ठीक कर सकता है? वांग चेंगकाई ने वांग युदाओ की ओर इशारा किया, जिसका चेहरा इस तरह लाल हो गया था मानो उसे कब्ज हो गया हो, और अपने पिता से पूछा। वांग जियाशेंग ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन फिर भी सिर हिलाया। मुझे निर्देशक जियांग पर भरोसा है। उद्धरण चिन्ह। जियांग जी की शांगनान शहर में भी अच्छी खासी ख्याति थी। कई लोग इलाज के लिए उनके पास आते थे, ज्यादातर उनकी प्रतिष्ठा के कारण। जियांग जी स्वाभाविक रूप से खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। चूंकि इस व्यक्ति का परिचय उन्होंने ही कराया था और उन्होंने ये भी कहा था कि सफलता की 60 से 70% संभावना है, इसलिए उन्हें कोशिश करने देने में कोई बुराई नहीं थी। हालांकि इस युवक ने न तो नब्ज देखी और न ही मरीज के रंग रूप पर ध्यान दिया। वह बस बिस्तर के पास बैठ गया, आंखें बंद कर लीं, और उसका चेहरा लाल हो गया, जिससे जियांग जी पूरी तरह से हैरान रह गया। जो नहीं जानता था उसे लग सकता था कि वह पाद रोकने की कोशिश कर रहा है। जियांग जी ने देखा कि वांग युदाओ बहुत संघर्ष कर रहा था, जिससे उसकी इस युवक से उम्मीदें और भी बढ़ गईं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वांग युदाओ मन ही मन सोच रहा होगा कि पैसे मिलने के बाद उसे कैसे खर्च करना चाहिए। वार्ड में सन्नाटा छा गया, और यह सन्नाटा लगभग 10 मिनट तक चला। वांग चेंगकाई आखिरकार इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी तो बात ही छोड़िए, वांग जियाशेंग और खुद जियांग जी भी अपना संयम खोने लगे थे। क्या पहले ये काफ़ी तेज नहीं था? अब इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? जैसे ही जियांग जी आगे बढ़कर पूछताछ करने ही वाले थे, वांग युदाओ, जो अपनी आंखें बंद किए हुए थे, ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। फिर उन्होंने सबकी तरफ देखा और उन्हें एक अजीब नज़र से देखा। मैं थक गया हूँ, इसलिए मैं बिना हिले डुले सिर्फ 10 मिनट ही स्थिर बैठ सकता हूँ। वांग युदाओ थोड़ा असंतुष्ट था। बेशक, अगर दूसरों को पता होता कि वांग युदाओ इस समय क्या सोच रहा है, तो शायद वे सब उसके पास आकर उसे लात मारते और फिर उस पर थूकते। कैसा है, जियांग जी? वांग परिवार से भी ज्यादा चिंतित लग रहा था। जैसे ही वांग युदाओ ने आंखें खोली, उसने झट से पूछा। वांग युदाओ ने अपना सिर हिलाया। वांग परिवार के सदस्यों के हाव भाव बदल गए। वांग चेंगकाई गुस्से से आग बबूला हो गया और वांग युदाओ की ओर इशारा करके उसे गाली देने ही वाला था। वह जाग रहा है। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे चोट लगी है। आज मेरी चोटें गंभीर हैं। डायरेक्टर जियांग, मुझे मुआवजा देने के लिए कुछ पैसे दे दो। ये कहकर वह कई कदम पीछे हट गया और पास के सोफे पर धम्म से बैठ गया। हालांकि जियांग जी ने ये शब्द साफ तौर पर नहीं सुने। वांग परिवार के सदस्य वांग युदाओ को घूरते रहे। वांग चेंगकाई ने वांग युदाओ की ओर इशारा किया। उसका मुंह बार बार खुल रहा था, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। काफी देर बाद आखिरकार उसने कहा, तुमने क्या कहा? मेरे दादाजी जाग गए हैं। वांग चेंगकाई ने उनमें से कई लोगों के मन की बात कह दी थी। वांग युदाओ ने आंखें घुमाईं और कमजोरी का नाटक करते हुए कहा, क्या तुम अंधे हो? खुद ही देख लो। ओह, ठीक है, ठीक है। वांग चेंगकाई मुस्कुराया। उसके बगल में वांग जियाशेंग और उसकी पत्नी पहले ही आगे बढ़ चुके थे। जियांग जी भी उनसे आगे निकल गया। जब उन्होंने बूढ़े वांग को बिस्तर पर सिर हिलाते और आंखें खोलने की कोशिश करते देखा, तो वे आखिरकार इतने उत्साहित हो गए कि बोल ही नहीं पाए। पापा, डायरेक्टर जियांग, मेरे पापा सचमुच जाग गए हैं, सचमुच जाग गए हैं। 40 साल के वांग जियाशेंग ने जियांग जी से बच्चों की तरह उत्साह से, बेतुके ढंग से बात की। फिर वह मुड़ा और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बूढ़े वांग की ओर इशारा किया। मैं समझ गया, मैं समझ गया। जियांग जी ने सिर हिलाया, चुपके से वांग युदाओ की तरफ देखा और देखा कि वह अपना माथा दबा रहा था, सचमुच बहुत थका हुआ लग रहा था। वांग युदाओ ने चुपके से उन चंद लोगों को देखा और मन ही मन उन्हें बेरहम कहकर कोसने लगा। मैं इतना थक गया हूँ और कोई मेरा हालचाल जानने भी नहीं आता। हाँ, भाई, बुरा नहीं। वह सोच ही रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर थपथपाया और इस आदमी की पकड़ काफी मजबूत थी। वांग युदाओ ने चिढ़कर ऊपर देखा। थपथपाने वाला स्वाभाविक रूप से वांग चेंगकाई ही था, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी और गाली देने वाला अंदाज बिल्कुल नहीं था। मुझे मत छुओ, मैं घायल हूँ। उसने हाथ हिलाते हुए मानो मक्खी भगा रहा हो वांग चेंगकाई का हाथ दूर धकेल दिया। वांग युदाओ ने अपना सिर हिलाया, ऐसा लग रहा था जैसे वह नशे में हो। वांग चेंगकाई चौंक गया, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने अपनी मुस्कान हटा ली और वांग युदाओ को प्रणाम किया। कोई बात नहीं, शुक्रिया। वांग युदाओ थोड़ा हैरान हुआ। इस आदमी के बारे में उसकी धारणा काफी सुधर गई, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पैसा कमाने आया हूँ। अगर तुम सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो बस मुझ पर पैसों की बारिश कर दो।